Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, today we are going to start one of the very important topic. Very hot topic nowadays. Talk of everyone, right from the chaiwala up to the top level management, everyone is talking in respect of this particular topic. Very interesting, very logical, and that topic is none other than goods and services tax, commonly known as GST. क्या नाम से हम जानते हैं? GST. So guys, welcome to the new journey of GST. As far as your exam is concerned, GST will consist of almost 40% of your syllabus. When I said 40% of your syllabus, I am talking in respect of marks. बिकॉज यदि आप मार्क्स का एलोकेशन देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स को इन्होंने 60% मार्क्स एलोकेट किया है. डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स एक्ट को 60% मार्क्स एलोकेट किए गए हैं. हाउएवर एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न 40 मार्क्स वहां पर एलोकेट इन्होंने कर रखा है. बट व्हेन वी कम इनटू द क्वांटम, यदि हम क्वांटम की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जीएसटी का जो मटेरियल है इट्स जस्ट अ 1/4 ऑफ इंटायर इनकम टैक्स एक्ट. अच्छा, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना 1/4, आपने सही सुना, जीएसटी इज जस्ट अ 1/4 ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट. तो जो मैं 1/4 बोल रहा हूं ये सिर्फ आपके सिलेबस के बेसिस पे असेसमेंट करके नहीं बोल रहा हूं. इवन इन रियलिटी ऑल्सो यदि आप 1-to-1 चेक करेंगे ना, 1-to-1 मैच करेंगे तो जो जीएसटी का क्वांटम है इट्स जस्ट अ 1/4 ऑफ इंटायर इनकम टैक्स. रादर 1/4 से भी कम होगा. यदि हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो बेयर एक्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1100 पेजेस. 1100 पेजेस. whereas if we will talk in respect of GST, bear act of GST consists of merely 120 to 130 pages. That's it. मतलब quantum is very less. That is the reason I used to say to the students कि बेटा पहले GST कंप्लीट कर ले. And it's very logical too. Why? Because GST का क्वांटम कितना है? इतना सा क्वांटम है और बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है. क्वांटम इतना सा और इतना सा पढ़ने पर यू आर गोइंग टू फेच 40% मार्क्स. अनलाइक जीएसटी, यदि मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो इनकम टैक्स आपको इतना पढ़ना है और इतना पढ़ने पर यू आर गोइंग टू फेच 60% मार्क्स. तो पहले क्या कवर कर लेना चाहिए जीएसटी, ताकि हम उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर सकें. और इवन एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपकी पूछने वाली ना, वी कैन इजीली प्रिडिक्ट ऑल्सो कि अच्छा हाँ यहां से क्वेश्चन आएगा, 90% हमारा प्रिडिक्शन करेक्ट भी होगा एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न. तो बेटर क्या है कि पहले हम जीएसटी कवर कर लें और उसके बाद फिर हम इनकम टैक्स को पढ़ना शुरू करें, साथ साथ में उसके जीएसटी रिवाइज करते चलें. यू गॉट माई पॉइंट. हाँ, ये बात और है कि यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो जीएसटी इज नॉट एट ऑल अ सेटल्ड लॉ. अरे अभी अभी तो आया है 1 जुलाई 2017 को तो कम इनटू पिक्चर. और क्योंकि रिसेंटली आया हुआ लॉ है तो ये अभी तक सेटल डाउन हुआ है क्या? नहीं. अनलाइक जीएसटी, इनकम टैक्स की मैं बात करूं तो सालों पुराना लॉ है बेटा. 1961 से बना था, मतलब मोर देन 50 इयर्स हो चुके हैं. अभी तक वो आराम से सेटल डाउन भी हो चुके हैं. जब भी कोई नया लॉ गवर्नमेंट लाती है ना तो इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन. वैसे ही जीएसटी भी है, इसको सेटल डाउन होने में इट विल टेक फर्दर 2 और 3 इयर्स. क्योंकि जीएसटी सेटल्ड लॉ नहीं है, नया नया गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है. दैट इज द रीजन according to the current scenario, according to the present scenario, practical difficulty को देखते हुए इस एक्ट में नंबर्स ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स हुए हैं. इस लॉ में नंबर ऑफ टाइम्स अमेंडमेंट्स किए गए. और क्योंकि अमेंडमेंट्स का जो पेस है वो इतना फास्ट है ना कि उसे मैच करने में हमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है समटाइम. कि ऑलमोस्ट डेली अमेंडमेंट्स, इतने फास्ट अमेंडमेंट्स हैं कि आज जीएसटीसी काउंसिल की मीटिंग बैठी हुई है, उन्होंने ये अमेंडमेंट्स दिए. अब उसको वो अमेंडमेंट जब तक हम कंप्लीट करते हैं तब तक नया अमेंडमेंट आ जाते हैं. वो अमेंडमेंट जब तक हमने कंप्लीट किए फिर नया अमेंडमेंट आ गए. नंबर्स ऑफ अमेंडमेंट्स है. दैट इज द रीजन समटाइम many of the students rather practical professionals प्रैक्टिकली इसको कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं.
बात समझ में आई? बट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, इसका क्वांटम बहुत कम है, तो पहले आप क्या कंप्लीट करना, जीएसटी. इज इट क्लियर? बात समझ में आई? गैस, एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, आप लोगों को याद होगा when it actually came into force on 1st July 2017, rather मैं ये कहूं 30th midnight of the 30th June 2017, तो it will be more correct. आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट मिडनाइट भी ओपन करके रखी हुई थी 30th जून को, 2017 की मैं बात कर रहा हूं. यस, when the then president of India Mr. Pranab Mukherjee and Sri Narendra Modi ji give way to the paradigm shift into the indirect tax system of India. A very new beginning. And guys, trust me, you are gonna to enjoy this subject. And I promise, as far as your exam is concerned, you need not to mug up GST because it's solely, purely based on the लॉजिक्स. जीएसटी को पढ़ने के लिए हमारी सिर्फ सिंपल से अप्रोच रहने वाली है, दैट इज अ सी ए, दैट्स इट. वन इज अ सी, अनदर वन इज अ ए. सी फॉर कंसेप्ट, ए फॉर एप्लीकेशन. वी आर गोना टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट कंसेप्ट, दैट्स इट. कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन. इज इट क्लियर? तो गैस, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जीएसटी इज वेरी 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 इजी, वेरी लॉजिकल, हम जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो विल स्टार्ट अवर न्यू पार्ट, दैट इज अ जीएसटी. अब यदि मैं जीएसटी की बात करूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करूं, नाम से तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या. दिस इज नथिंग बट द टैक्स ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वाह, क्या बात है. बट यदि मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जीएसटी की बातें फर्स्ट टाइम कब हुई थी, तो आप मुझे आंसर दे पाएंगे क्या? बताइए, फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में जीएसटी के लिए बातें करना कब स्टार्ट किया था? सिर्फ 1 जुलाई 2000 नहीं, 1 जुलाई 2017 को तो जीएसटी पिक्चर में भी आ गया था सर. वो 2014 में फर्स्ट टाइम, नहीं सर, 2004 में पी चिदम्बरम जी ने अपनी फाइनेंस बजट की स्पीच में कहा था कुछ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी. योर ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट. यू नो व्हाट, फर्स्ट टाइम हम जीएसटी के बारे में हमने बातें करना कब स्टार्ट की? यू नो व्हाट, यदि मैं जीएसटी की बात करूं तो फ्रेंड्स, यदि हम जीएसटी की बात करें तो एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, यदि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम जीएसटी कम इनटू पिक्चर इन फाइनेंशियल ईयर 99-2000. इवन उसके पहले भी यहां पर आ चुका था, बट फुल फ्लेज जीएसटी जो 1999 में आया था ऑस्ट्रेलिया में. और हमने देखा, अरे वाह, इन्होंने क्या कंसेप्ट पिक्चर में लाया. इतना प्यारा कंसेप्ट है कि एक ही एक्ट में ऑलमोस्ट सारे के सारे गुड्स एज वेल एज सारी की सारी सर्विसेज को इन्होंने कवर कर लिया. सिर्फ एक सिंगल एक्ट बना के रखा हुआ है जिसमें इन्होंने सारे के सारे गुड्स एज वेल एज सारी की सारी सर्विसेज को 1 to 1 कवर कर लिया. हमने सोचा क्यों ना ऐसा कंसेप्ट इंडिया में भी पिक्चर में आ जाए, क्यों ना सिमिलर कंसेप्ट इंडिया में भी पिक्चर में आए. हाउएवर, आप मुझे बताइए, उस टाइम पर 1980s में इंडिया में क्या होता था? मैं 1980s की बात कर रहा हूं, 90s की भी बात नहीं कर रहा. 1980s में इंडिया में क्या होता था? क्या हम गुड्स को टैक्स करते थे? हाँ जी सर, गुड्स को तो हम बिल्कुल टैक्स करते थे. चलिए बताइए, गुड्स के ऊपर आप कौन कौन से टैक्स लेते थे? सर, गुड्स के ऊपर यदि मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो हम यहां पर एक्साइज ड्यूटी ले लिया करते थे. सेल होता था तो हम उसके ऊपर लोकल सेल टैक्स, वैट नहीं लेते थे, लोकल सेल टैक्स. 1980s की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात है, वैट तो बहुत रिसेंटली आया हुआ है. और क्या लेते थे? सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स. ये क्या है? लोकल सेल टैक्स. ये कौन सा है? सेंट्रल सेल टैक्स. बात समझ में आई? अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बहुत सारे एंट्री टैक्सेस लगा के रखे हुए थे.
अपार्ट फ्रॉम दैट सेल तो छोड़ो, इवन हम परचेस टैक्स भी पहले लेते थे पहले, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री तो यहाँ पे ग्रोथ की रेट क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ग्रोथ करने के लिए मुझे क्या लगेगा, पैसा। तो गवर्नमेंट सेल के ऊपर तो टैक्स लगाती लगाती थी, साथ में परचेस के ऊपर भी इवन दो टैक्स लगा देती थी। बात समझ में रहे आप? अच्छा सर, सर्विस के साथ क्या होता, और भी बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे सर। सर्विस के साथ क्या हुआ करता था, तो बेटा अप टू 1994 तक तो हम जीएसटी सॉरी सर्विस टैक्स लगाते ही नहीं थे। सर्विस के ऊपर कोई टैक्स लगता था क्या, नहीं लगता था। अब जब फर्स्ट टाइम जीएसटी आया ऑस्ट्रेलिया में, वी आर लाइक अरे वाह क्या कंसेप्ट आया यार, एक ही एक्ट में इन्होंने सारे गुड्स को कवर कर लिया, सारी सर्विसेज को कवर कर लिया। एट द सेम टाइम सारे गुड्स और सर्विस तो कवर हो ही गए, कंप्लायंस लेवल भी बहुत कम हो गया, कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। तो क्यों ना ये सेम कंसेप्ट इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, क्यों ना ये सेम कंसेप्ट इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जाए। हाउएवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप मुझे बताइए क्या इंडिया में जीएसटी लॉन्च 1999 2000 में ही मैं यदि कर देता तो क्या पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर देती? यदि इंडिया में आपको कोई भी नया लॉ लॉन्च करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, तो आपको सभी को सेटिस्फाइड करना होता है। 3 टायर फेडरल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यू नीड टू कन्विंस पार्लियामेंट एज वेल एज योर सिटीजंस ऑल्सो। यदि पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए तैयार नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगी, आपका लॉ बन ही नहीं पाएगा। अच्छा पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, बट पब्लिक इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो भी वो लॉ पिक्चर में आ पाएगा क्या? नहीं। क्या होता है पता है आपको, जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया और पब्लिक उसके अपोज में, तो क्या होगा, भारत बंद, भारत बंद के आंदोलन शुरू हो जाएंगे, इसके उसके पुतले फूके जाएंगे, बसेस तोड़ी फोड़ी जाएगी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बैकआउट करना पड़ेगा, कहानी वहीं खत्म हो गई। तो वो लॉ कभी पिक्चर में आ ही नहीं पाएगा। 2000 में भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम थी, हम जीएसटी को पिक्चर में ला ही नहीं सकते थे। उसके 2 रीजन थे, पहला इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फर्स्ट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड सेकंड रीजन इज वी आर नॉट रेडी टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। यू नो व्हाट, ये जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए व्हाट आर द प्री रिक्विजिट कंडीशन। यदि मैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो जीएसटी की प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है? फर्स्ट प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि आपकी कंट्री में सारे के सारे गुड्स एंड सारी की सारी सर्विसेज क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री रिक्विजिट कंडीशन इज आपकी कंट्री में ईच एंड एवरी गुड्स एज वेल एज सर्विसेज क्या होने चाहिए? टैक्सेबल होने चाहिए। एट द सेम टाइम सेकेंड प्री रिक्विजिट कंडीशन इज टैक्सेबल तो होने चाहिए, बट किस मेथड से टैक्सेबल होने चाहिए? वैल्यू एडेड मेथड से। किस मेथड से टैक्स होने चाहिए? विद वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडिशन से टैक्सेबल होना चाहिए। सर वो तो हमने पढ़ रखा है कि इंडिया में तो वैल्यू एडिशन मेथड ही चलता था। नहीं नहीं बेटा, 1980s में हम वैल्यू एडिशन का हम तो जानते भी नहीं थे क्या होता है। इवन सेंट्रल लेवल पे भी वैल्यू एडिशन मेथड नहीं था। तो इसका मतलब क्या, वैसे भी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री थी, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण हम 100% लाते तो बैकआउट करना पड़ जाता गवर्नमेंट को। और दूसरा रीजन क्या था कि हम जीएसटी के लिए तैयार भी नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीएसटी ना लाते हुए, 100% जीएसटी को इंप्लीमेंट ना करवाते हुए, इंट्रोड्यूस ना करते हुए, इसे फेज वाइज लाना स्टार्ट किया। सर फेज वाइज मतलब क्या? गवर्नमेंट ने सबसे पहले, यदि मैं बात करूं तो 1980s में मॉडवेट लाया था। यदि आपने सुना होगा तो, इकोनॉमिक्स पढ़ी ना आपने, इकोनॉमिक्स में जनरली आपने क्या पढ़ा होगा? इकोनॉमिक्स में आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इवोल्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और वहां आपने पढ़ा था कि हमने 1988 में 86 में मॉडवेट पिक्चर में लाया था। मॉडवेट मतलब इट्स नथिंग बट द एक्साइज ड्यूटी, नेम अनदर नेम ऑफ एक्साइज ड्यूटी। पहले एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो वैल्यू एडिशन मेथड से लगती थी क्या? नहीं, बट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में हमने इसको वैल्यू एडिशन मेथड से चार्ज करना स्टार्ट किया और उसे एक नया नाम दिया था मॉडवेट। 1986 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमने सेंट्रल लेवल पे वैल्यू एडिशन मेथड इंस्टॉल किया। जब पब्लिक धीरे धीरे इससे यूज टू होने लग गई तो फिर हमने क्या किया, हमने 1994 में, फिर हमने 1994 में सर्विस टैक्स पिक्चर में लाया, डेट टू विद अ लिमिटेड
लिमिटेड पर्पस। लिमिटेड पर्पस मतलब क्या, हमने गिनती की कुछ ही नोटिफाइड सर्विसेज को टैक्सेबल किया था, सारी सर्विसेज को हमने टैक्स किया था क्या, नहीं। ओनली फ्यू सर्विसेज, कुछ ही सर्विसेज थी जो हमने टैक्स कर रखी थी। जब पब्लिक ये सर्विस टैक्स के साथ यूज टू होने लग गई, हमें लगा कि हाँ पब्लिक ने सर्विस टैक्स को एक्सेप्ट कर लिया है, डे बाय डे हमने इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ाते चले गए। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 3 सर्विसेज को टैक्स किया था। जब फर्स्ट टाइम हमने 1994 में लॉन्च किया था, ओनली 3 सर्विसेज, सिर्फ 3 सर्विसेज टैक्स की जाती थी। बढ़ते 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 ये 2010-2011 तक तो 122 सर्विसेज हो गई। बात समझ में आई? अपार्ट फ्रॉम डेट और क्या किया हमने, तो बेटा हमने फिर ये मॉडवेट को चेंज करके सैनवेट पिक्चर में लाया। क्या लाया? सैनवेट। इन ईयर 2002 एक्साइज ड्यूटी को पूरा का पूरा कन्वर्ट ही कर दिया। मतलब सेंट्रल लेवल में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों के लिए हमने वैल्यू एडिशन मेथड को इंस्टॉल कर दिया। चाहे वो सर्विस टैक्स हो, चाहे वो मॉडवेट हो, एक्साइज ड्यूटी हो, दोनों के लिए हमने क्या ले आया? सैनवेट पिक्चर में ले आया। जब पब्लिक सेंट्रल लेवल में वैल्यू एडिशन मेथड को अडॉप्ट कर चुकी थी, तो हमें लगा कि अब हमें स्टेट लेवल पे भी क्या ले आना चाहिए? वैल्यू एडिशन मेथड को अडॉप्ट करवा देना चाहिए। इसलिए हमने अराउंड 2005 में स्टेट लेवल वैट ले आया। हर एक स्टेट में हमने वैट को क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। वन बाय वन वैल्यू एडिशन मेथड, मतलब एलएसटी को हमने डिलीट करके क्या ले आया? वैट। क्लियर है? क्लियर है सर? और क्या किया? क्या अब हम तैयार हो चुके? नहीं, अभी भी हम तैयार नहीं हो चुके। हाँ, यहां कहीं पर हमने जीएसटी की बात बजट में जरूर की थी, बट उसे हम लॉन्च नहीं कर सकते थे बिकॉज वी आर नॉट रेडी। तो हमने उसके लिए वर्क करना स्टार्ट किया, एंड समवेयर इन द ईयर ऑफ 2010-2011 गवर्नमेंट ने फुल फ्लेज सर्विस टैक्स लाया। सर फुल फ्लेज सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? फुल फ्लेज सर्विस टैक्स का मतलब हुआ बेटा, फुल फ्लेज सर्विस टैक्स का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने ईच एंड एवरी सर्विसेज को अब टैक्सेबल कर दिया। अभी तक सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स होती थी 2010-11 तक। अब 2011 ऑनवर्ड्स हमने क्या कहा? ब्रह्मांड की जितनी भी सर्विसेज है, ऑल सर्विसेज आर गोइंग टू बी टैक्स एक्सेप्ट नोटिफाइड सर्विस। जो हमने नोटिफाई करके रखा है उसको छोड़ के ईच एंड एवरी सर्विसेज आर गोइंग टू बी टैक्स। क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? और 2011 में हम तैयार हो चुके थे जीएसटी को लॉन्च करने के लिए। बेसिकली 2011 वो साल था जिसमें हम जीएसटी को लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुके थे। इवन यदि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो यू नो व्हाट, 2011 में एक और काम हमने किया था। सर क्या काम किया था, बता पाएंगे? यू नो व्हाट, ये जो एक्साइज ड्यूटी थी, वो एक्साइज ड्यूटी आपको कब देनी पड़ती थी आपको पता है? मैन्युफैक्चरिंग में। ऑफ कोर्स आई नो दैट, बट मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि क्या जब गुड्स हम एक्चुअल में बेचेंगे तब एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, या मैन्युफैक्चरिंग हुई तो एक्साइज ड्यूटी लेवी हो जाती थी? सर मैन्युफैक्चरिंग हुई तो एक्साइज ड्यूटी लेवी हो जाती थी, भले ही आप क्रेडिट में सेल करो, कैश में सेल करो, इससे हमें मतलब ही नहीं रहता था। पैसे आए नहीं आए हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जो एक्साइज ड्यूटी थी वो ड्यू बेसिस पे, दैट इज अक्रूवल बेसिस पे रन होती थी। सॉरी, ड्यू बेसिस पे रन होती थी। ड्यू बेसिस मतलब क्या? आप गुड्स को बेचो, एक्चुअल में ना बेचो, हमें उससे मतलब है क्या? नहीं है, हम तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर देंगे। अच्छा, यदि मैं वैट की बात करूं, सोच समझ के आंसर देना बेटा। यदि मैं वैट या फिर सीएसटी की बात करूं तो ये किसके ऊपर लगता है? नाम से ही समझ में आता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। वैट इज ऑल्सो सेल टैक्स, तो ये सेल के ऊपर लगता होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने क्रेडिट में सेल की तो भी वैट लग जाएगा? हाँ जी सर। मैंने कैश में सेल की तो भी वैट लगेगा? अच्छा ऐसा तो नहीं था ना कि आपने क्रेडिट सेल की है तो पैसे आए नहीं, पैसे नहीं आए तो हम सेल टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। इसका मतलब ये भी किस बेसिस पे हुआ करता था? ड्यू बेसिस पे। अब यदि मैं सर्विसेज की बात करूं, सर्विस टैक्स की बात करूं, तो सर्विस टैक्स किसके ऊपर लगता था? सर्विस के ऊपर। एंड यू नो व्हाट, सर्विस की प्रोविजनिंग के ऊपर हम सर्विस टैक्स लगाते थे। और हमने जो कंसेप्ट बना रखा था, वो कंसेप्ट क्या बनाया था पता है तुम्हें? हमने कंसेप्ट बनाया था कि सर्विस टैक्स हम लगाएंगे, चार्ज करेंगे, इंपोज करेंगे ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब कैश मिलेगा तब तब हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। क्योंकि जब हमने पहली बार इसको लॉन्च किया ना, तो हमें डर था 1994 में कि पब्लिक इसको अपोज ना कर दे। अपोज कर देगी तो फिर क्या होगा कि वो पिक्चर में आ ही नहीं पाएगा। तो हमने इसे कैश बेसिस पे कि यदि आपको पैसा मिलेगा, कस्टमर पैसा देगा, क्लाइंट पैसा देगा, देन ओनली यू नीड टू पे टैक्स। कैश बेसिस पे टैक्स करना।
जब मिले जितना मिले लूट लो। यदि कैश नहीं मिला, यदि आपका पेमेंट, आपका कंसीडरेशन नहीं मिला, तो आप कोई सर्विस टैक्स पे मत करना, तब तक नहीं पे करना जब तक कोई कैश नहीं मिलता। अब मुझे तो जीएसटी लाना था, मुझे क्या लाना था, जीएसटी, और जीएसटी लाने के लिए इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज। आपने कहा ना जीएसटी मतलब क्या, सर जीएसटी इज नथिंग बट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स एज वेल एज सर्विस सबको मुझे क्या करना है, एक ही एक्ट में कवर करना है। अब एक एक्ट में ये कवर हो पाएंगे ये सब क्या, ये इन सबको क्या मैं कंसोलिडेट कर पाऊंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दो जो है वो कौन से बेसिस पे, ड्यू, और एक कौन सा बेसिस है, कैश। यही रीजन है कि 2011 में हमने ये कैश सिस्टम को यहां से 2011 में हमने यहां पर भी कैश सिस्टम को रिप्लेस कर दिया विथ ड्यू सिस्टम। सर्विस टैक्स भी अब किस बेसिस पे टैक्स होने लग गया, ड्यू बेसिस पे टैक्स होने लग गया। और अब क्या, वी आर रेडी टू मर्ज ऑल goods and services into a one act, that is GST. Answer is yes. But my question is कि बेटा मुझे ये बताओ 2011 में ऑल प्री रिक्विजिट कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी थी, तो हम 2011 में जीएसटी क्यों नहीं ला सके? आखिर 2011 से 2017 तक हमने क्या किया? आप समझ रहे मेरी बात को? आपका जीएसटी कब पिक्चर में आया? सर जीएसटी तो आया है 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। तो आप यहां से यहां तक क्या करते रहे, 2011 से लेके 2017 तक। यही बातें तो हमें करनी है। यहीं से हमारी जीएसटी की कहानी भी क्या होगी, स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होगी? ये जो बातें मैंने आपको यहां लिख के दी है ना, ये बातों को समझने के साथ ही हमारा जीएसटी स्टार्ट होगा। First 2-3 lecture we will devote only towards the basics of GST. Even though हमने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बेसिक पढ़ रखा है, बट यहां पर मुझे वापस से वो डील करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि लिंकेज किस तरीके से बन रही है, बिकॉज लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 5-6 सालों में, डेट इज 2010-11 से लेके 2016-17 तक हमने क्या किया, वो बताने के पहले फर्स्ट वी नीड टू चेक कि वाई गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस, रादर गवर्नमेंट आखिर ये टैक्सेस क्यों चार्ज करती है, क्यों इंपोज करती है। हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, आखिर ये टैक्स का मीनिंग क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट आखिर ये टैक्सेस क्यों लेवी करती है, चार्ज करती है, इंपोज करती है, और आखिर ये टैक्स को लेवी करने का, चार्ज करने का, इंपोज करने का जो पावर है वो कहां से मिलता है। पहले हम ये सारी बातें कर लें, आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लिंकेज ऑफ जीएसटी विद दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के सबसे पहले पेज में आ जाइए, फर्स्ट पेज में आ जाइए आपकी बुक के, चैप्टर नंबर 1, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने लिख रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है सर, हमने लिख रखा है कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यदि मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं मीनिंग ऑफ टैक्स, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो आप मुझे बता पाएंगे टैक्स मतलब क्या होता है? सर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बेटा, बताओ सर। टैक्स इज नथिंग बट अ कंपल्सरी, बोलिए एवरीवन, एवरीवन नीड टू टेल, कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। मतलब क्या, जब धन की अनिवार्य रूप से वसूली की जाती है तब हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, टैक्स बोलते हैं। बट क्या ये सही है? नहीं, इसमें हमने कुछ और भी एडिशन किया था। क्या? विच इज मेड अंडर एन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ और एक्ट। कहने का मतलब यह हुआ जब किसी लॉ में या किसी एक्ट में लिखकर धन की वसूली की जाती है, अनिवार्य रूप से पैसा कलेक्ट किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, टैक्स। और ये टैक्स किस लैटिन वर्ड से आया है? ये टैक्स इंस्टीट्यूट आपको लैटिन वर्ड भी पढ़ाती है बेटा, ठीक है। लैटिन के लोगों को दो ही काम था, और दूसरा काम जो था वो क्या था, वर्ड्स के मीनिंग देना। और उन्होंने टैक्स वर्ड का मीनिंग भी दे रखा है, और टैक्स वर्ड का जो मीनिंग दिया है वो क्या बोला है, टैक्सो। क्या? टैक्सो। और टैक्सो का मतलब क्या होता है? टैक्सो का मतलब होता है रेट्स।
टैक्सों का मतलब क्या होता है बेटा? रेट्स। तो यदि ये डेफिनेशन को हम नॉर्मल वे में बोलना चाहें तो कैन वी से दैट टैक्स इज नथिंग बट द, बोलिए एवरीवन, क्या बोलेंगे बेटा? टैक्स इज नथिंग बट द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। बोलो क्या बोलें? टैक्स इज नथिंग बट द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। यस, टैक्स इज नथिंग बट द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज विच इज लेवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स पेयर। बोलते चलो, चलो लिख लेते हैं। टैक्स मतलब क्या? इट्स अ फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल कैसा चार्ज है? मैंडेटरी, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेवीड बाय, बताओ लेवी कौन करेगा? या इम्पोज्ड बाय, इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसके ऊपर लेवी करेगी? ऑन द टैक्स पेयर। और किस लिए, क्यों ये टैक्स क्यों कलेक्ट करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? सर ये हम अपने अराउंड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जो भी फैसिलिटीज देखते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, कहने का मतलब है डिफेंस फैसिलिटी हो गई, कॉप्स फैसिलिटी हो गई, हॉस्पिटल हो गए, हॉस्पिटल में जो हमको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है या फिर लो कॉस्ट में जो ट्रीटमेंट मिलता है, एजुकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ये जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इन सबको रन करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सबको रन करने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और वो पैसा कहां से आता है? तो गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू का सोर्स है दैट इज नथिंग बट द टैक्स। मतलब कैन वी से दैट इन ऑर्डर टू फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज नथिंग बट अ मैंडेटरी चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज मैंडेटरी चार्ज। मैंडेटरी मतलब क्या? इट्स नॉट अ ऑप्शनल चार्ज। देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दे, पैसे नहीं है तो सर हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यदि ये आपके ऊपर टैक्स लेवी होता है, चार्ज होता है, इंपोज होता है, तो इट्स अ मैंडेटरी चार्ज, यू हैज टू पे। मैंडेटरी फाइनेंशियल, व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल? फाइनेंशियल मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। कौन इंपोज करेगा बेटा? गवर्नमेंट। ऑन द टैक्स पेयर इन ऑर्डर टू, बोलो क्या? इन ऑर्डर टू फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंकर किए जाएंगे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई है तो यहीं पर मैंने नीचे आपके लिए नीड ऑफ टैक्स भी लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी हमने वो बातें की है क्या? इट्स नथिंग बट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू का सोर्स है, जिससे हम क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, लीगल सिस्टम, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ एंड सर्विसेज, ये जितने लोग को हमें हॉस्पिटल्स में फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या लो कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसके लिए पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट के लिए सोर्सेज, जो रेवेन्यू के सोर्सेज है वो क्या है? टैक्सेस। समझ में? डेटा कलेक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिस्ट नए नए रोज नई नई रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, तो इन सब के लिए पैसा कैसे आता है गवर्नमेंट के पास? फ्रॉम द टैक्सेस। ठीक है, बात समझ में आई क्या यहाँ तक? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब यदि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होंगी तो हमने जो सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखी थी हम वहीं से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? टैक्स इज नथिंग बट अ कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ और एक्ट। व्हाट डू मीन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ और एक्ट? मतलब जब तक किसी लॉ या किसी एक्ट में लिखकर हम पैसों को कलेक्ट नहीं करेंगे, धन की वसूली नहीं करेंगे, तब तक हम उसे टैक्स बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। ठीक है, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम सब्सिक्वेंटली कुछ और बातें भी करेंगे, बट इससे पहले उसके बारे में हम बात करें। आप मुझे बताइए व्हाट आर द टाइप ऑफ टैक्सेस? टैक्स कितने टाइप का होता है? सर वैसे तो टैक्सेस बहुत सारे टाइप के होते हैं। मतलब क्या? सर कस्टम ड्यूटी होता है, इनकम टैक्स होता है, और क्या होता है? जीएसटी होता है, वेल्थ टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, फॉर द पर्पस ऑफ द कन्वेंस, हमने इसे दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज द डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स।
वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, टैक्सेस जो होते हैं वो नंबर ऑफ टाइप्स के होते हैं. However, on the basis of their nature and for the purpose of convenience हमने उन्हें दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है, एंड वन इज द डायरेक्ट, अनदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स. व्हाट डू मीन बाय द डायरेक्ट टैक्स? याद करो लेक्चर, कौन सा लेक्चर जो हमने इनकम टैक्स एक्ट में पहले सबसे पहले सुना था. क्या बोला था इनकम टैक्स एक्ट में हमने? कि डायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट अ टैक्स लेवीड ऑन द पर्सन. किसके ऊपर? डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लेवी होता है? ऑन अ पर्सन. कौन सा पर्सन? पर्सन हु, yes, either earned income or performed activity. या तो उसने कोई एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म की, या फिर वो बंदा इनकम कमा रहा है, तो उसके ऊपर हम लेवी क्या करते हैं? डायरेक्ट टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स का एक यूनिक फीचर क्या होता है कि जिसने इनकम कमाई है उसे इनकम टैक्स पे करना है. मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन ऑन अ पर्सन हिमसेल्फ. यदि मैं पैसे कमा रहा हूं तो मुझे टैक्स पे करना है, मेरा पड़ोसी आके पे नहीं करेगा. तो मैंने पैसे कमाए, मुझे अपने पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. इफ यू आर पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट देन इट्स अ डायरेक्ट टैक्स. वेरी सिंपल. हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में सर इट्स लेवीड ऑन द गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज. किसके ऊपर लेवी किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लेवी होता है. और क्या इसका बर्डन भी शिफ्ट हो जाता है? यस, नाम ही है इनडायरेक्ट टैक्स. कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने कस्टमर के पॉकेट से निकाला और गवर्नमेंट को पे करके आया. कस्टमर के पॉकेट से निकाला मतलब चोरी नहीं करनी है, उसके बिहाफ में हमने गवर्नमेंट को पे करके आया. मतलब बर्डन जो मैं पे कौन कर रहा है? मैं पे कर रहा हूं. बट क्या बर्डन मेरे ऊपर है? नहीं. बर्डन तो किसके ऊपर गया? कस्टमर. कौन सा कस्टमर? अल्टीमेट कंज्यूमर. याद है ना? कुछ बातें याद है? मैं आपको हमेशा बोलता था बेटा, यहां पर जो बोला गया है, यहां पर जो बोला जा रहा है वो बर्डन ऑन कंज्यूमर नहीं बोला गया है. क्या बोला यहां पर? हमें क्या बोलना पड़ेगा? बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर. अल्टीमेट कंज्यूमर क्यों? फॉर एग्जांपल ये हमारा मैन्युफैक्चरर है. मैन्युफैक्चर गुड्स सब्सिक्वेंटली किसको बेच रहा है? मैन्युफैक्चर. और मैन्युफैक्चर अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच रहा है. अब यहां पर क्या है? हमने फैब्रिक बनाया. फर्स्ट मैन्युफैक्चर है वो क्या बना रहा है? फैब्रिक. सेकंड मैन्युफैक्चर ये फैब्रिक को क्या करता है बेटा? कटिंग करता है, स्टिचिंग की प्रोसेस परफॉर्म करता है. और कटिंग और स्टिचिंग की प्रोसेस परफॉर्म करके ये बंदा क्या बना लेता है? बोलो क्या बनाता है ये बंदा? सर ये बंदा ना शर्ट बनाता है, और ये शर्ट को हम मार्केट में अल्टीमेटली क्या कर देते हैं? सेल. ठीक है. आप मुझे बताइए, मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिएगा. क्या ये जो मैन्युफैक्चरर है, वेदर दैट मैन्युफैक्चरर इज अ कस्टमर? आंसर इज यस, ही इज अ कस्टमर. अरे मैंने फैब्रिक परचेस किया ना. जब आपने फैब्रिक परचेस किया तो कस्टमर हो क्या आप? ऑफ कोर्स यस, फैब्रिक के लिए तो आप ही कस्टमर हो. इस बंदे के लिए आप क्या हो? कस्टमर. क्या मैं कंज्यूमर हूं? आंसर इज अगेन यस, आई एम अ कंज्यूमर ऑल्सो. आई एम यूजिंग दैट, आई एम कंज्यूमिंग दैट फैब्रिक इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर शर्ट. वो फैब्रिक को मैंने कंज्यूम किया, उसमें कटिंग स्टिचिंग की प्रोसेस परफॉर्म किया, और क्या बनाया? रेडीमेड्स बनाए, शर्ट बनाए. तो आई एम अ कस्टमर एज वेल एज कंज्यूमर. बट क्या टैक्सेस का इंटायर बर्डन आपके ऊपर आया? आंसर इज नो, क्योंकि ये बर्डन तो मैंने क्या कर दिया होगा? पास ऑन टू द एंड कंज्यूमर. अरे मैं बिजनेसमैन हूं, आप मुझे जितना टैक्स लगाओगे मैं अल्टीमेटली किससे वसूल करने वाला हूं? कस्टमर से. इन रियलिटी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, सेलर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर उनको कोई टैक्स नहीं पे करना. जो अल्टीमेटली कलेक्ट करना है वो तो किससे? बर्डन किसके ऊपर आने वाला है? कस्टमर के ऊपर. आप समझ रहे बात को? इसका मतलब ये कौन है? ये कस्टमर भी कंज्यूमर भी, बट कैसा? एंड कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर इसका क्या आएगा? बर्डन आएगा. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जीएसटी है. क्या एग्जाम्पल? जीएसटी हो गया. और क्या एग्जाम्पल है? कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पल है. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल. क्लियर है यहां तक बात समझ में? चलिए एक बार डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर आगे बढ़ेंगे. बताइए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट सर, सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन अ पर्सन, whereas indirect tax levied on a goods as well as services. गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज. बात समझ में आई क्या यहां तक? अब बताइए दूसरा पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है दैट इज ऑन पर्सन हिमसेल्फ, बॉन्ड है द पर्सन हिमसेल्फ. मतलब यदि पैसे मैंने कमाया तो मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरा पड़ोसी पे करने वाला नहीं है. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर. किसके ऊपर बर्डन रहता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर बर्डन रहता है. आगे बढ़िए, आगे और क्या लिखा है देखिए. थर्ड पॉइंट यहां पे क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है
कि डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता है दैट कलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो रिलेटिवली इजी होता है। 100% करेक्ट। वाई? बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो पिंच नहीं करता, जबकि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पिंच करता है। इट्स वेरी सिंपल यार, इट्स वेरी लॉजिकल, एक साइकोलॉजी है। सपोज मैंने 10 लाख रुपए कमाया और 10 लाख रुपए मेरे हाथ में है, मैंने अपने पॉकेट के अंदर डाल लिया, और वो 10 लाख में से आप मुझे बोल रहे हो 3 लाख मुझे ऐसा टैक्स पे कर दो। अरे खून पसीने की मेरी कमाई है, खून पसीने की कमाई में से निकाल के 3 लाख आपको देना, जो पैसा मेरे पॉकेट के अंदर जा चुका है उस पैसे को निकाल के आपको देना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। खून जल जाता है, सांसें रुक जाती है। दैट इज द रीजन डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन होता है ना दैट इज रिलेटिवली टफ। और यही रीजन है कि इंडिया में अर्लियर डेज में तो सिर्फ 3% ही लोग टैक्स पे करते थे, अब थोड़ा बहुत बढ़ के वो 10% तक आ गया। बट आज भी क्या सिर्फ 10% लोग ही इनकम कमा रहे हैं? ऐसा नहीं है, कमा तो बहुत लोग रहे हैं, बट टैक्स सब पे करते हैं क्या? नहीं, इनकम टैक्स नहीं पे करते। अनलाइक इनकम टैक्स एक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स पिंच नहीं करता। पिंच नहीं करता मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने पार्लेजी परचेस किया, सर कितने का पार्लेजी परचेस किया? सर 5 रुपए का, डेट्स इट। आपने जो 5 रुपए पे किए, वी आर लाइक कि हमने 5 रुपए पार्लेजी के लिए पे किए, बट क्या सिर्फ 5 रुपए जो आपने 5 रुपए पे किए वो सिर्फ और सिर्फ पार्लेजी के लिए पे किया है? आंसर इज नो। आप जब उसकी एमआरपी देखते हो तो आपने एमआरपी में कुछ देखा, क्या लिखा है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5 रुपए, ब्रैकेट में कुछ लिखा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या आपने जीएसटी भी पे कर चुके हो? यस, बट वी आर लाइक हमने 5 रुपए किसके लिए पे किया? गुड्स के लिए पे किया। मेंटालिटी देखिए आप, एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है कि हम जो पैसा पे कर रहे हैं वो गुड्स के लिए पे कर रहे हैं या सर्विस के लिए पे कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। पिंच नहीं करता ना ये। और बीइंग अ सेलर, मुझे क्या मतलब है? मुझे तो जो कस्टमर से कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, दैट्स इट। समझ में आई ना बात? समझ में आई? और कस्टमर मुझे क्यों पे कर रहा है? उसे लग रहा है कि वो, उसकी साइकोलॉजी क्या है कि ही इज पेइंग फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स और सर्विस, एज द केस में बी। इट्स जस्ट लाइक, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिस्किट परचेस करने गए, बिस्कुट नहीं, बिस्किट, आप बिस्किट परचेस करने गए और आपने देखा कि मॉल में जो बिस्किट्स थे वहां पे एक ऑफर लगा हुआ था। ऑफर लगा हुआ था ₹80 में 3+1, 3 पैकेट के साथ एक फ्री। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा ऑफर, वे लाइक 3 के साथ एक फ्री, अरे वाह क्या ऑफर है, ले लिया, चारों के चारों पैकेट ले लिया, मतलब 3 के साथ एक जो फ्री था 80 रुपीज में ले लिया। अब दूसरा मैं आपको अल्टरनेटिव इसका दिखा रहा हूँ, कोई ऑफर नहीं लगा, 4 पैकेट का बंडल उन्होंने बनाया और चारों को बोला 80 रुपए। ओ माय गॉड, 80 रुपए का, 20 रुपए का एक। जबकि यहां पर भी मैंने 80 रुपए ही चार्ज किया आपसे 4 के लिए, बट मैंने क्या कहा 3+1 है। तो हमारी साइकोलॉजी क्या है? हमारी साइकोलॉजी क्या है? और एक गुड्स फ्री मिल रहा है, भले ही उसने 80 रुपए तो पूरे ले लिए। फ्री सिर्फ बोलने के लिए होता है ना, ये बात तो आप भी समझ रहे हो। फ्री सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, बट क्या कंपनी उसकी कॉस्ट भी आपसे वसूल कर चुकी होती है? यस, बट वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हमें एक फ्री मिला, दिया तो हमने 80 है 4 के लिए। अनलाइक 3+1 ना बोलते हुए 4 पैकेट, चार बिस्किट के पैकेट जो है मैं आपको 80 रुपए के दूं, वी आर लाइक 20 रुपए का एक है, माय गॉड। आप समझ रहे हो साइकोलॉजी, देख रहे हो? वैसा ही इनडायरेक्ट टैक्स में भी होता है कि हमने जो टैक्सेस पे किया वो तो बाय डिफॉल्ट गुड्स और सर्विस की वैल्यू के साथ ही पे हो चुका, तो हमें पिंच ही नहीं हुआ। दैट इज द रीजन इसका कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही इजी होता है। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का सुपरविजन कौन करता है? सीबीडीटी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का सुपरविजन कौन करेगा? यहां पे लिखेगा सीबीआईसी। कौन करेगा बेटा? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया क्या यहां तक? अच्छा, अब यदि मैं नेचर की बात करूं तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। सब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम का क्वांटम बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे टैक्स का क्वांटम भी इंक्रीज होता चले जाएगा। ऑन द कंसेप्ट ऑफ
इक्वालिटी हमने कहा कि जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, जो ज्यादा अमीर है, उससे आप ज्यादा टैक्स वसूल करो, और जो गरीब है, जो पुअर पर्सन है, उनसे कम टैक्स वसूल किया जाए या कोई टैक्स वसूल ना किया जाए। दैट इज द रीजन हमने स्लैब बना के रखा है ना, कि जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए, जो कम कमा रहे हैं उनसे कम। मतलब हमारा जो सिस्टम है एज फार एज इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न, इट्स अ प्रोग्रेसिव सिस्टम। जैसे जैसे इनकम का क्वांटम, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, जैसे जैसे इनकम का क्वांटम इंक्रीज होगा वैसे वैसे टैक्स की लाइबिलिटी भी इंक्रीज होते चले जाएगी। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, इट्स अ रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मतलब इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे गुड्स और सर्विस, क्योंकि ये इट इज नॉट चार्ज ऑन अ पर्सन। ये पर्सन को देख के चार्ज नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, चार्ज ऑन अ पर्सन, तो पर्सन का चेहरा देखता है कि वो पर्सन जो है वो अमीर है या गरीब है। गरीब है कम टैक्स लगाओ, अमीर है ज्यादा टैक्स लगाओ। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी चार्ज ऑन द गुड्स और सर्विस। ये आपका चेहरा देख के चार्ज नहीं हो रहा। इट्स नॉट चार्ज ऑन अ पर्सन, इट्स चार्ज ऑन अ गुड्स और सर्विस। तो वो गुड्स और सर्विस चाहे पुअर पर्सन ले या अमीर बंदा ले, रिच पर्सन ले, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सबको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। हमने इसमें कोई सेग्रीगेशन करके रखा है क्या, नहीं। यस, बात समझ में। नॉट लिंक टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, दैट इज द रीजन इट्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, चाहे पुअर हो या रिच पर्सन हो, इक्वली इंपैक्ट आएगा, इक्वली टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा क्या, नहीं। इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यदि आपको समझ में आ गया होगा तो डायरेक्टली हम फीचर्स ऑफ इनकम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मैं टैक्स की डेफिनेशन में वापस से आपको ले आता हूँ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी। आप भी लिख लीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी, ठीक है। सबसे पहला, इट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस गवर्नमेंट सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस से वसूल करती है। दैट टू इट्स अ रेगुलर सोर्स टू द गवर्नमेंट। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है क्या। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मेजर सोर्स, देखो लिखा है ना, मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, मैं आपको ना साथ साथ में क्या करवा रहा हूँ, एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, मैंने कहा ना साथ साथ में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी सारी बातें करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा आपसे कि मैं आपको साथ साथ में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी लेते हुए चल रहा हूँ, ताकि हमारा पूरा मॉड्यूल कवर हो जाए। ये मैंने मॉड्यूल से ही कॉपी किया एज इट इज, हाँ थोड़े बहुत नॉमिनल चेंजेस किए हैं, बाकी एज इट इज वहीं से कॉपी किया है, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू वरी कि यार हमारा ये मॉड्यूल का कुछ छूट तो नहीं गया, सब कुछ यहीं कवर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई। अब यदि आपको बात समझ में आई तो देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई क्या। जीएसटी से एक्सपेक्टेड था कि रेवेन्यू और इंक्रीज हो जाएगी, बट बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, अभी कोरोना चल रहा है, फिर वॉर के डेट इज साइन भी दिख रहे हैं, तो इन सब के चलते थोड़ा सा उसके रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो कम हुआ है। हमारा जो एस्टिमेटेड कलेक्शन था वो नहीं हो पाया, बट इन नियर फ्यूचर जीएसटी से रेवेन्यू डे बाय डे इंक्रीज होता चले जाएगी, क्योंकि कंप्लायंस जो है वो बढ़ेंगे। हम देखेंगे जीएसटी की जब बातें करेंगे, मैं बताऊंगा जीएसटी लाने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो उसमें से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लायंसेस, कि हमें कंप्लायंस लेवल जो है ना वो इंक्रीज करवाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इट इज लेविड ऑन द गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज एंड नॉट ऑन द पर्सन, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, थोड़ी देर पहले ये बातें भी हमने कर ली। क्या पढ़ा हमने कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर या अल्टीमेट कस्टमर। वी आर जस्ट लाइक अ एजेंट, हमें उसे पॉकेट से, कस्टमर के पॉकेट से निकालना है और गवर्नमेंट को पे करके आना है। पे कौन कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, मैं पे कर रहा हूँ। बट बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। क्लियर है, बात समझ में यहाँ तक। पॉइंट नंबर 4, ये डायरेक्ट पिंच नहीं करता, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। हमने पे कर दिया, हमने 5 रुपए का पार्ले जी परचेस किया, उसमें जीएसटी भी हमने पे कर दिया। 5 रुपए के पार्ले जी छोड़ो, इवन इफ यू आर परचेसिंग 1 रुपीज टॉफी, चॉकलेट भी यदि आप 1 रुपए का परचेस कर रहे हो तो उस 1 रुपए में आपने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया। बट हमने 1 रुपए, हमें क्या लगता है, हमने जो 1 रुपए पे किया इट्स फॉर
फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग चॉकलेट या टॉफी, एज द केस में भी। हमें कभी वो टैक्स पे करने वाली फीलिंग ही नहीं आती गुड्स और सर्विस के साथ। हम मॉल में गए, मॉल में हमने जाकर ये क्लॉथ परचेस किया, अपैरल परचेस किया, शर्ट परचेस किया, हमने अमाउंट उन्होंने बोला 6000 का, हमने 6000 पे भी कर दिया। वी आर लाइक वी आर पेइंग दैट 6000 bucks फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग दैट अपैरल। हमें वो टैक्स देने वाली फीलिंग नहीं आती जनरली। दैट इज द रीजन ये डायरेक्ट पिंच नहीं करता, इसलिए इसका कलेक्शन भी क्या हो जाता है, इजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी। कहने का मतलब क्या पता है, यू नो व्हाट, एक इकोनॉमिस्ट ने बहुत स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट, रादर उल्टा मैंने बोल दिया, इनडायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि 10% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 10%। सपोज आपके गुड्स की वैल्यू 100 रुपए, तो आज की डेट में आप कितना टैक्स पे करें, 10 रुपए। सपोज इस गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होकर 500 रुपए हो जाती है, मेरा तो 10% ही ना, मैंने तो आपको 10% ही रखा है, मैंने टैक्स रेट बढ़ाया क्या, नहीं। बट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हुए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, तो क्या मेरे टैक्स का कलेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा 50 रुपीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी उतना बढ़ता चले जाएगा। समझ में आया। टैक्स इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटीज एंड सर्विसेज कॉज एन ऑलराउंड प्राइस स्पाइरल। In other words, indirect taxation directly affect the price of the commodities and services and leads to inflationary trend। कैसे वो समझ में आया। तो आप 50 रुपए का टैक्स लगेगा तो आपका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 550। ठीक है। वाइडर टैक्स बेस मतलब क्या, वाइडर टैक्स बेस का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम में कवर होंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना, डायरेक्ट टैक्स में हार्डली 3% पहले टैक्स पे क्या करते थे, आजकल 10% हो गया, बट फिर भी बहुत कम क्वांटम है क्या, यस। बट जीएसटी में उसका क्वांटम, इनडायरेक्ट टैक्सेस में उसका क्वांटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, पैसे आएंगे तो इस पैसों को आप क्या करोगे, यूज़ करोगे फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड रिग्रेसिव इन नेचर, ये भी हमने बात कर ली। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जितने भी नेचर थे वो सारी हम बात कर चुके हैं। Now we are moving towards the second chapter, that is a constitutional provision। but इससे पहले कि मैं second chapter आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, आप मुझे बताइए सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, what do you mean by the tax। हमने क्या पढ़ा, what do you mean by the tax, यही पढ़ा ना हमने। चलो बताओ what do you mean by the tax, बोलना स्टार्ट करिए बेटा। मैंने भले ही इसे चैप्टर वाइज बांट दिया है, बट ये चैप्टर एक ही चैप्टर के सारे पार्ट है। ठीक है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था आज मॉर्निंग में, जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। और हमने क्या पढ़ा, टैक्स इज नथिंग बट द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज, बोलो आगे बोलो, लेविड ऑन द टैक्स पेयर बाय द गवर्नमेंट फॉर द फंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको एक और डेफिनेशन दी थी, टैक्स इज नथिंग बट द, यस बोलिए, टैक्स इज नथिंग बट द कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर इनेक्टमेंट ऑफ लॉ एक्ट। कहने का मतलब यदि हम इस डेफिनेशन से कुछ कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूजन मेरा क्या होगा कि कोई भी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, एक्ट। जब तक कि हम किसी एक्ट में लिखकर उस पैसों को कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसे टैक्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। इसका मतलब किसी भी अमाउंट को टैक्स यदि आपको बोलना है तो उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक्ट कौन बनाएगा, फास्ट एवरीवन। सर एक्ट जो है जनरली वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। अच्छा, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इनकम टैक्स जब हमने बेसिक पढ़ा था तब हमने ये बातें की थी कि एक्ट जो बनाता है वो पार्लियामेंट बनाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट बनाएगी। क्या पार्लियामेंट कोई भी तरीके का एक्ट बना सकती है? पार्लियामेंट की कल चल के इच्छा हो रही है कि यदि आप 6 घंटे से कम पढ़ाई करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। पार्लियामेंट की कल चल के इच्छा हो रही है कि यदि आप 7 घंटे से ज्यादा सोंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? बोलो बोलो बोलो, नहीं। इसका मतलब पार्लियामेंट को भी कहीं ना कहीं से पावर लेना पड़ता है। आंसर इज यस। और वो जो पावर मिलता है वो कहां से मिलता है? सर वो पावर हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। दैट इज भारत का संविधान। अब भारत के संविधान की यदि हम बात करें तो बेटा किसने बनाया था, याद है? ऑफ कोर्स सर, जो बेसिक बातें थी फटाफट रिवाइज करवा दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो हमारा बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया था, याद हो तो आपको? किसने बनाया था? बी आर अम्बेडकर साहब एंड कमिटी।
साबेन कमेटी। सर कब बनाया था? सर 1949 में बन चुका था, 1950 से इंप्लीमेंट भी हो गया, मतलब 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो चुका था, 26 जनवरी 1950 से इंप्लीमेंट भी हो चुका। क्लियर है? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 1,17,369 वर्ड्स, याद है आपको? याद है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अवर लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंटायर वर्ल्ड, लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंटायर वर्ल्ड। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ और भी बातें कर रखी थी, यदि आपको याद हो। हमने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजंस नहीं होते, यहाँ पर तो क्या होते हैं? आर्टिकल्स। और कितने आर्टिकल है टोटल? सर 448 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है बेटा? 448 आर्टिकल डिवाइडेड इनटू 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स। याद आया कुछ? कुछ याद आ रहा है? अच्छा, ये सारी बेसिक बातें करने के बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की थी वो क्या की थी? सर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is lay down the basic structure of the government under which its people are going to be govern। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचा देता है। और उस बेसिक ढांचे में हमने गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन देखे थे बेटा? 3 ऑर्गन। पहला ऑर्गन क्या था? सर लेजिस्लेटिव ऑर्गन। याद आया क्या? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब क्या? दैट इज सर लॉ मेकर, जो लॉ बनाते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्गन इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटरी ऑर्गन। सर एग्जीक्यूटरी ऑर्गन मतलब क्या? दैट इज मिनिस्ट्री वगैरह यहां पर आ जाएगी, मिनिस्ट्री आती थी यहां पर, दैट इज जो लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और लास्ट जो ऑर्गन हमारे पास होता था दैट इज जुडिशरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? जुडिशरी ऑर्गन। सर ये जुडिशरी ऑर्गन किस लिए बनाया था हमने? टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट? ना 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 ना, इसे हमने बनाया था फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटिंग लॉ, लॉ को प्रॉपरली इंटरप्रिट करने के लिए। जब कभी भी लॉ में कंफ्यूजन रहेगा, लॉ मेकर ने तो लॉ बना के छोड़ दिया, बहुत ही कंसाइज बनाया, लॉ बना के छोड़ दिया, बट उसमें जो वर्ड यूज किए गए, जो प्रोविजन यूज किए गए, उसके लिए एक्चुअल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव क्या था, विच इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, ये बताने का काम किसका है? जुडिशरी ऑर्गन का। क्लियर है? जिसमें हमारे क्या आते थे जनरली सर? यहां पे कोर्ट आ जाते थे, कोर्ट और ट्रिब्यूनल आते थे। याद आ रहा है? ये बातें हमने की थी। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात हमने की थी, और वो जो बात की थी वो क्या की थी बताइए? कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द सुप्रीम लॉ। कहने का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का मतलब क्या होता है? सुप्रीम लॉ का मतलब होता है कि इंडिया में जितने भी लॉ इमर्ज होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा, इंडिया में जितने भी लॉ इमर्ज होंगे वो सारे के सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेके ही इमर्ज हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि कोई लॉ इंडिया में ऐसा बना है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दिया गया था, मतलब विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यदि इंडिया में कोई लॉ बनता है, देन दैट लॉ बिकम द अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, उसका कोई भी इंडिया में दैट इज वजूद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ एंड ऑल अदर लॉ हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल अदर लॉ हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई क्या बातें यहां तक? हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि कोई लॉ ऐसा बनाया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, देन दैट लॉ इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द ओनली रीजन, जब भी हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखते हैं, चाहे वो कोई टैक्स रेवेन्यू लॉ हो या ना हो, चाहे कंपनी एक्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो टैक्स लॉ हो, चाहे वो कस्टम लॉ हो, चाहे वो जीएसटी लॉ, हर एक एक्ट में हम सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखते हैं। इवन दो जीएसटी इज ऑल्सो नॉट द एक्सेप्शन, जीएसटी में तो हम स्टार्ट ही वहीं से करने वाले हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने आपको क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द फाउंडेशन एंड सोर्स ऑफ द पावर ऑफ ऑल लॉज इन इंडिया। इंडिया में जितने भी लॉ प्रेजेंट है ना, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल में हो, सबका जो फाउंडेशन है, सबका जो बेस है, वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब सबसे बड़ा यदि कोई लॉ इंडिया में है तो दैट इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत का संविधान। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहां तक?
अब सर क्या हमें ये सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं? आंसर इज नो। सारे के सारे आर्टिकल्स हमें नहीं पढ़ने, इसमें से कुछ ही आर्टिकल है जो हमें पढ़ने हैं। सर कौन सा आर्टिकल? इस सीरीज में जो सबसे पहला आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल 265। यस, आई नो डेट आपने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, हम वापस से पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 265। कौन सा आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। एकदम सिंपल सी वर्डिंग है, क्या लिखा है? नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यदि हम इसको पॉजिटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब क्या होगा? इंडिया में कोई भी टैक्स तब तक लेवी और कलेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए लॉ की अथॉरिटी, वैलिडिटी ऑफ लॉ क्रिएट किया जाए। अब क्योंकि इसके पहले हम ऑलरेडी इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं तो अब यहां पर थोड़ा सा हमारे लिए ईज हो जाएगा समझने के लिए। अथॉरिटी ऑफ लॉ देना किसको है? सर अथॉरिटी ऑफ लॉ जो मुझे क्रिएट करना है ना, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ लेवी एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। क्या? जो मुझे लीगल, इसका मतलब क्या हुआ? वी हैज टू गिव लीगल वैलिडिटी बाय मेकिंग अ एक्ट, बाय मेकिंग अ लॉ टू द फॉर द पर्पस ऑफ लेवी एज वेल एज कलेक्शन, दोनों के लिए मुझे लीगल वैलिडिटी तैयार करनी पड़ेगी। यदि आपने जो लीगल वैलिडिटी है वो लीगल वैलिडिटी यदि आपने सिर्फ और सिर्फ लेवी को दिया बट कलेक्शन के लिए आपने कोई भी लीगल वैलिडिटी तैयार नहीं की, मतलब यदि कोई एक्ट आपने प्रिपेयर किया और एक्ट में आपने सिर्फ लेवी कैसे होगा टैक्स ये बताया बट कलेक्शन के बारे में कोई प्रोविजन नहीं बनाया, उस एक्ट का कोई यूज नहीं होगा। बिकॉज लेवी तो हो जाएगा, चार्ज तो हो जाएगा, इंपोज तो हो जाएगा, बट क्या वो टैक्स कलेक्ट हो पाएगा क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों? बीइंग असेसी मैं क्या बोलूंगा? कलेक्शन का प्रोविजन कहां है वो बताओ। कलेक्शन के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो लीगल वैलिडिटी आपको देनी है, जो अथॉरिटी ऑफ लॉ क्रिएट करना है, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ लेवी एज वेल एज कलेक्शन बोथ। बात समझ में आई ना? एट द सेम टाइम सपोज कोई एक्ट हमने बनाया और उसमें कलेक्शन के सारे प्रोविजन लिख दिए बट ये लिखा ही नहीं कि वो लेवी कब होगा, क्या होगा बताइए? आंसर दीजिए। सर लेवी का कोई प्रोविजन ही नहीं बना है, इसका मतलब बीइंग असेसी मैं बोलूंगा जब चार्ज ही नहीं हुआ, जब इंपोज ही नहीं हुआ तो किस बात का कलेक्शन? आप समझ रहे हैं ना बात को? बात समझ रहे हैं? मतलब जो मुझे लीगल वैलिडिटी देनी है वो लीगल वैलिडिटी मुझे लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों को देनी है। अब यहां से आर्टिकल 265 को पढ़ने के बाद एक नया मुद्दा माइंड में आ गया। सर नई क्वेरी जो आ रही है वो क्या है कि सर आपने कहा कि इंडिया में कोई भी टैक्स ना लेवी किया जा सकता और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, समझ में आ गई बात। फिर ये अथॉरिटी ऑफ लॉ क्रिएट कौन करेगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब ये आखिर एक्ट कौन बनाएगा, ये लॉ कौन बनाएगा? क्या इस बारे में भी आर्टिकल 265 कुछ बोलता है? आंसर इज नो। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही एक और नया आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 245 जो इस बारे में बात करता है। क्या? आर्टिकल 2 से लिंकेज देखना बेटा। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। दैट इज अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब क्या? मैंने आपको क्या बोला? अथॉरिटी ऑफ लॉ मींस दैट अ टैक्स प्रपोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इंपोजिंग द टैक्स। मतलब गवर्नमेंट को लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक्ट बनाना पड़ेगा टू गिव अ लीगल वैलिडिटी। क्लियर है ना? टू गिव अ लीगल वैलिडिटी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई कि यहां तक? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गई होगी तो मुझे बताइए लीगल वैलिडिटी देने के लिए जो एक्ट बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो गवर्नमेंट बोलती है इंडिया में जो एक्ट बनेंगे वो 2 लेवल पे बन सकते हैं। कितने लेवल पे बनेंगे बेटा? इंडिया में जो एक्ट बनेंगे वो कितने लेवल पे बनेंगे? 2 लेवल पे बन सकते हैं। एक है सेंट्रल लेवल और दूसरा कौन सा है? स्टेट लेवल। वापस से मैं आपको बोलूं, अथॉरिटी ऑफ लॉ की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अथॉरिटी ऑफ लॉ। पहले ये बताओ आर्टिकल 265 क्या बोल रहा था? अथॉरिटी ऑफ लॉ जो हमें देना है वो किसको देना है? अथॉरिटी ऑफ लॉ हमें लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों को देना है। सिर्फ किसी एक के लिए लीगल वैलिडिटी तैयार करने से बात नहीं बनेगी। इसलिए जब भी एक्ट हम पढ़ेंगे ना,
हम इवन जीएसटी भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसका चार्जिंग प्रोविजन देखेंगे और हम ये चेक करेंगे क्या लेवी एज वेल एज कलेक्शन दोनों के लिए गवर्नमेंट बात कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, ये अथॉरिटी ऑफ लॉ का पावर जो हमने दिया है वो किसे दे के रखा है सर? 2 लेवल में इंडिया में लॉ बनने वाले हैं। कितने लेवल पे बनने वाले हैं बेटा? 2 लेवल पे। और वो 2 लेवल कौन कौन से? एनीबडी सर? वन इज द सेंट्रल लेवल, अनदर वन इज द स्टेट लेवल। परफेक्ट है ना बेटा? क्या एक तो सर सेंट्रल लेवल पे लॉ बनने वाला है और दूसरा जो लॉ बनेगा वो कौन से लेवल पे बनेगा? स्टेट लेवल पे लॉ बनेगा। क्लियर है? सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनेगा वो कौन बनाएगा सर? वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। कौन लॉ बनाएगा बेटा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब क्या? संसद। ठीक है? और लेजिस्लेचर लेवल पे, दैट इज स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाएगा? तो सर यहां पे बनाएगा लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कहने का मतलब हुआ लेजिस्लेचर असेंबली, कहने का मतलब हुआ विधानसभा। नाम तो सुने होगा, विधानसभा। कौन बनाएगा लॉ? विधानसभा बनाएगी। अच्छा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो किसके लिए बनाएगी सर? इंटायर इंडिया के लिए बनाएगी। बट ऑब्वियस है, मेरा क्वेश्चन है क्या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी बना सकती है? आंसर इज यस। जैसे अर्लियर डेज में बिफोर 370, मतलब क्या, जब 370 गवर्नमेंट ने बोलो रिप्रीम्ड नहीं किया था, हटाया नहीं था, उसके पहले तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हुआ करता था वो कहां एप्लीकेबल होता था? टू द इंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता था। इसका मतलब ये था कि हमने जो लॉ बना के रखा था वो पार्ट ऑफ इंडिया के लिए था। ये बात और है कि 370 अब हट गया तो वो इंटायर इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यस गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी बना सकती है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है? तो यहां पर मैं क्या लिखेंगे? मेक्स लॉ फॉर द पर्पस ऑफ, क्या लिखूं बोलिए बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ होल और पार्ट ऑफ इंडिया। यूनियन, यूनियन मतलब क्या? इंडिया। होल और पार्ट ऑफ इंडिया। जबकि यदि मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो यहां पे जो लॉ बनेगा, अगेन यहां पे भी क्या लिखेंगे? मेक्स लॉ फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ होल और पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। होल और पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। होल और पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? यहां तक क्लियरिटी है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमने पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है क्या लॉ बनाने का? आंसर इज नो। क्या हमने पावर सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबली को दिया है लॉ बनाने का? आंसर इज अगेन नो। हमने तो पावर पार्लियामेंट को भी दिया है एज वेल एज लेजिस्लेचर असेंबली को भी दिया है। हमने दोनों को इक्वली पावर दिया हुआ है। अब जब हमने एक से ज्यादा बंदों को लॉ बनाने का पावर दिया तो अब दोनों के बीच में क्या होगा? डिस्प्यूट होगा। क्या डिस्प्यूट होगा? कि किस मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं इनकम टैक्स, सपोज इनकम के ऊपर टैक्स लेवी करने, चार्ज करने, इंपोज करने से रिलेटेड लॉ बनाना है। अब पार्लियामेंट क्या बोलेगी? उससे रिलेटेड हम लॉ बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी? दैट इज लेजिस्लेचर असेंबली क्या बोलेगी? हम लॉ बनाएंगे। अब दोनों के बीच में क्या होगा? कॉल्यूशन, डिस्प्यूट होगा। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि सपोज जैसे जैसे वो बस में होता है ना कि हमने बस की सीट के ऊपर रुमाल रख दिया तो वो सीट हमारी हो गई। होता है ना जनरली, आपने देखा होगा क्या हुआ कि बस है, बस में अब जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो जनरली सीट पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? यदि आप पैसेंजर व्हीकल में जा रहे हैं तो हमने उसमें अपना रुमाल रख दिया तो वो सीट हमारी हो गई। इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जिसने जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लॉ पहले बना लिया वो मैटर उसका हो गया। ऐसा होगा क्या? नहीं, अननेसेसरी डिस्प्यूट होगा। तो इस डिस्प्यूट को मिटिगेट करने के लिए, मैटर्स को आपस में सेग्रीगेट करने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ कहा? आंसर इज यस। और वो जो बातें कही गई है उसको हम कहां पर देते हैं? आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 सेंट्रल एज वेल स्टेट दोनों के बीच में सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड बात करता है। क्या आर्टिकल 246 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 246 इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूट्स पावर, दैट इज अ डिवीजन ऑफ पावर, एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या इसको हम बोल सकते हैं? दैट इज एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। और एलोकेशन के लिए जो हमने लिस्ट बना रखी है वो कितनी लिस्ट बनाई है? 3, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। कितनी लिस्ट बनाई है? 3, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। फर्स्ट वन इज द यूनियन लिस्ट। पहली जो लिस्ट हमने बनाई वो कौन सी? यूनियन लिस्ट है।
दूसरी लिस्ट हमने बनाई है स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, यूनियन लिस्ट में हमने किसे पावर देके रखा होगा? सर यूनियन लिस्ट में हमने पावर जो दे रखा है वो किसको देके रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इट गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ in respect of matters listed down in list 1, given under list 1। जबकि लिस्ट 2 में हमने पावर किसको देके रखा है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है। इट गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर लिस्टेड डाउन इन लिस्ट नंबर 2। हाउएवर लिस्ट 3 की यदि हम बात करें तो सर लिस्ट 3 क्या है? बेसिकली बेटा लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब क्या? गठबंधन, मिली जुली वाली सरकार। मतलब यहां पर पावर हमने सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को दिया। ओ माय गॉड सर, आपने आर्टिकल 246 क्यों बनाया? फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, एलोकेशन ऑफ पावर। अच्छा, लॉ बनाने का पावर आपने किसको देके रखा था? सर आर्टिकल 245 में लॉ बनाने का पावर जो हमने दिया था वो हमने सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली को दिया। और उन दोनों के बीच में मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट ना हो तो मैटर को सेग्रीगेट करने के लिए आपने आर्टिकल 246 बनाया। तो फिर आर्टिकल 246 में आपने 2 लिस्ट क्यों नहीं बनाई, 3 क्यों बना दी? अगेन तीसरी लिस्ट बना के आपने तो फिर से डिस्प्यूट करवाना शुरू कर दिया। लिस्ट नंबर 3 में पावर किसको दिया? सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। तो अगेन यहां पर जो मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड डिस्प्यूट होगा क्या? आंसर इज नो। व्हाई? सुनो, पहली बात तो जो डिस्प्यूट होता है वो कहां होता है? जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है। यदि मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात करूं तो इन दोनों में जो मैटर्स दिए गए हैं, लिस्ट 1 एज वेल एज लिस्ट 2, इन दोनों में कंसिस्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू टैक्स एज वेल एज अदर। टैक्स रिलेटेड मैटर भी है, अदर भी है। बट यदि हम लिस्ट 3 की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अदर मैटर। ओनली अदर मैटर। सर कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई भी टैक्स रिलेटेड मैटर नहीं दिया गया। मतलब पैसे की यहां पे कोई बात ही नहीं की गई। और जब पैसे की बात ही नहीं की गई है तो क्या कोई झगड़ा होगा? क्या झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। झगड़ा वहीं होता है जहां पर पैसा है। सीधी सी बात है। समझ में आया ना? समझ में आया यहां तक? अच्छा, अब यदि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो मैं यहां पर आपको एक और वैल्यू एडिशन देता हूं। यू नो व्हाट, हमारे पास एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 254। कौन सा आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल 254। यहां पे लिखा नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं आर्टिकल 254। एंड यू नो व्हाट, आर्टिकल 244 गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट देता है टू मेक अ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। बेटा नो डाउट हम ऐसा जरूर बोलते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है। बट इन रियलिटी इट्स अ क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि ज्यादा पावर जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया एज कंपेयर टू द लेजिस्लेचर असेंबली। दोनों के इक्वल राइट नहीं है। फेडरल बोला ना, फेडरल बोला तो दोनों के इक्वल राइट होना चाहिए। बट क्या दोनों के इक्वल राइट है? नहीं, हमने पार्लियामेंट को कुछ एक्सक्लूसिव राइट देके रखे। एक्सक्लूसिव राइट मतलब आपका जो राइट है वो एज कंपेयर टू लेजिस्लेचर असेंबली बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई। आप समझ रहे हो ना? यूनिटरी होगा ना ये तो। चलो कोई बात नहीं, हम उस डिटेल में नहीं जाते, यहां तक समझ में आया। तो आर्टिकल 254 जो है इट गिव्स इमेंस पावर टू द पार्लियामेंट। अच्छा, अब यहां पे टैक्स रिलेटेड कोई मैटर नहीं है तो कोई झगड़ा नहीं होगा। तो बेसिकली होता क्या है? बेसिकली होता क्या है, यहां पे जो मैटर है मैं आपको बताता हूं कैसे मैटर है। यहां पे मैटर है मैरिज। कौन सा मैटर है? मैरिज। और कौन सा मैटर है? डिवोर्स। और कौन सा मैटर है? क्रिमिनल लॉ। और कौन सा मैटर है? एजुकेशन। और कौन सा मैटर है यहां पर? सिविल लॉ। ये सारे मैटर है जो टेरिटरी टू टेरिटरी क्या होते हैं? डिफर करते हैं। इसलिए दैट इज द रीजन हमने पावर किसको दे दिया? दोनों को दे दिया। जनरली स्टेट गवर्नमेंट को दिया पावर। और स्टेट गवर्नमेंट को पावर क्यों दिया? क्योंकि टेरिटरी टू टेरिटरी मैटर डिफर करेंगे तो आप अपनी टेरिटरी के अकॉर्डिंगली लॉ डिजाइन करो। हाउएवर स्टेट अपनी मनमानी ना करे, ममता दीदी अपनी मनमानी ना करे, इसलिए हमने अपने पास भी थोड़ा बहुत पावर रख रखा है। मतलब हमने क्या कहा कि यदि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी मनमानी करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड लॉ बना लेगा।
जनरली ऐसा होता है कि उस मैटर से रिलेटेड दी सेंट्रलाइज लॉ नहीं है तो स्टेट को लिबर्टी रहती है कि उस मैटर से रिलेटेड एज पर देयर कन्विंस वो लॉ बना सकते हैं। मैं आपको यदि इसका कोई एग्जांपल दूं ना, तो यू नो व्हाट, सालों पहले बंगाल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, कि यदि कोई भी एम्प्लॉय इंडिया में, सॉरी वेस्ट बंगाल में आके सेटल होता है और यदि वो कंटिन्यूस 10 साल वर्क करता है तो हम उसको ग्रेजुएटी देंगे, हम उसको ये वेलफेयर बेनिफिट देंगे, ये देंगे वो देंगे। तो सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है वो वेस्ट बंगाल शिफ्ट होने लग गए। अरे वाह, इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे, चलो वेस्ट बंगाल। ये देखते हुए दूसरी गवर्नमेंट्स ने भी लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर केरल वालों ने और तमिलनाडु वालों ने भी लॉ बनाया ताकि हमारे एम्प्लॉय वेस्ट बंगाल में ना जाए, यहीं पर रहे। और हमने क्या लॉ बनाया कि यदि कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास कंटिन्यूस 5 साल तक, 10 साल का क्या कर दिया, 5 साल, मतलब टाइम लिमिटेशन, टाइम बाउंडेशन कम कर दिया, तो हम उससे सारे बेनिफिट्स देंगे। अभी हर एक स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंगली लॉ डिजाइन कर रहे हैं। ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, अच्छा 10, 5, 4, 3, मतलब आपस में ही सारी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, फाइटिंग कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रेजुएटी से रिलेटेड लॉ ही बना दिया, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 पूगा बना दिया। अब जितने भी स्टेट लेवल के लॉ थे वो सारे के सारे अपने आप क्या हो गए, रिप्लेस विद द सेंट्रलाइज लॉ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। चलो कॉन्करेंट लिस्ट का इससे ज्यादा हमें कोई और पर्पस डेट इज काम है क्या, नहीं है। हमें तो फोकस करना है यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में। अब यदि मैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करूं तो एक बात समझ में आ गया, यूनियन लिस्ट किसको पावर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट किसको पावर देती है, स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड। अच्छा यहां पर ना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर नहीं बेटा, आगे तक नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6, कहां तक गया, लास्ट नंबर इज 97। ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर को हम प्यार से क्या बोलते हैं पता है तुम्हें, इन नंबर्स को हम बोलते हैं एंट्री नंबर। क्या बोलते हैं, एंट्री नंबर। और हर एक एंट्री नंबर के सामने क्या लिखा रहता है ये पता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। और उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही लिस्ट 2 में ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, एंट्री नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, एंट्री नंबर। उस एंट्री नंबर के सामने क्या लिखा रहेगा, सब्जेक्ट मैटर। और उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट किसका रहेगा लॉ बनाने का, स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है, बात समझ में आई, बात समझ में आई यहां तक। अच्छा अभी बात समझ में आएगी, जैसे यदि मैं बात करूं डिफेंस की, तो डिफेंस लिस्ट 1 में होगा या लिस्ट 2 में होगा, ऑफ कोर्स लिस्ट 1 में। बट यदि मैं कॉप्स की बात करूं, पुलिस की बात करूं, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लिस्ट 2 में होगा या लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में। हमने देखा ना कि महाराष्ट्र की पुलिस अलग है, तमिलनाडु की अलग है, इसका मतलब ये स्टेट वाइज रन हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया। यदि समझ में आ गया है तो लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट के मैटर है, लिस्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर है, और उन्हें एक्सक्लूसिव राइट दिया गया कि उस मैटर से रिलेटेड आप लॉ बना सकते हैं। अब यदि मैं कुछ एंट्रीज की बात करूं, तो जैसे आपने यहां से कुछ एंट्री तो ऑलरेडी आपकी पड़ी हुई, बता दो सर। 82 हमने पढ़ा है बेटा, 82 क्या है बताओ तो जरा, टैक्स ऑन इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, दैट इज इनकम टैक्स की एंट्री थी, याद आ रही होगी आपको। सर हमने 46 पढ़ा है लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 में 46 क्या है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, याद आया क्या, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ये 2 एंट्री आपने इनकम टैक्स पढ़ते समय पढ़ा था, ठीक है सर। और कोई एंट्री यदि आपको पता हो तो बता दो। हाँ मुझे तो बहुत सारी पता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो हमारे लिए रिलेवेंट है वो तो मैं बता दूँ। 83 एंड 84, यू नो 83 क्या है पता है, कस्टम ड्यूटी। सी जो है वो कौन से नंबर का अल्फाबेट है पता है तुम्हें, 3rd नंबर का। 83 क्या है, कस्टम ड्यूटी। 84 इज द एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। 85 इज अ कॉर्पोरेशन। बहुत सारे है बट वो सारे हमें पढ़ने हैं क्या, नहीं। वैसे यहां पर भी यदि 51 बात करें तो एक्साइज ड्यूटी ऑन, रादर ऑन अभी मैं आपको रिवील नहीं करता कौन सी एक्साइज ड्यूटी है, सिंपली ये लिख देता हूं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। बात समझ में आई यहां तक की बातें क्लियर है। अब यदि आपको बात समझ में आ रही होंगी तो इसका 97 जो है उसके ऊपर फोकस करो। 97 क्या है जानते हैं आप, 97 इज नथिंग बट द रेसिड्यूरी एंट्री। सर रेसिड्यूरी एंट्री का मतलब क्या हुआ, हमें नहीं समझ में आया बेटा। रेसिड्यूरी एंट्री का मतलब हुआ जिसका कोई नहीं उसका 97। कहने का मतलब क्या है कि वो हर एक मैटर जो कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में स्पेसिफिकली नहीं दिए गए हैं, उन सारे मैटर से रिलेटेड हम पावर कहां से लेंगे, 97। देखो पढ़ो जरा क्या लिखा है, एनी अदर मैटर नॉट लिस्टेड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, तो उन सब का पावर मुझे कहां से मिलेगा, एंट्री नंबर 97 से। इज इट क्लियर, बात समझ में आई, बात समझ में आई, कहां से मिल जाएगा पावर, एंट्री नंबर 97 से। अब यदि आपको यह बात समझ में आ गई है तो इसका मैं आपको यूटिलिटी दिखाता हूं। यू नो व्हाट,
1994 में फर्स्ट टाइम जब हम सर्विस टैक्स लॉन्च कर रहे थे तो उसके पहले एक बहुत बड़ी कहानी, दैट इज बहुत बड़ी पिक्चर बनी हुई थी, क्योंकि सर्विस टैक्स इज अ मॉडर्न टैक्स। अर्लियर मतलब पुराने जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। जो टैक्सेस लगते थे वो गुड्स के ऊपर लगते थे, सर्विस के ऊपर कोई टैक्स लगता था क्या? नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। तो सर्विस टैक्स इज अ मॉडर्न टैक्स। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पे हमने ये सोचा ही नहीं था कि सर्विस के ऊपर भी टैक्सेस लगेंगे। हमने तो क्या सोचा था, सिर्फ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स के सेल, सिर्फ यही टैक्सेस होंगे, तो हमने उनके लिए एंट्री बनाई। बट सर्विस टैक्स के लिए कोई भी स्पेसिफिकली एंट्री बनाई थी क्या? नहीं बनाई थी। हमने सर्विस टैक्स को चार्ज करने के लिए, इंपोज करने के लिए कोई भी पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 7 शेड्यूल में दिया था? नहीं दिया था। अब जब मुझे सर्विस टैक्स लॉन्च करना था तो प्रॉब्लम क्या आई? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, तो अब करे क्या? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने एंट्री नंबर 97 की हेल्प ली थी। किसकी हेल्प ली थी बेटा? एंट्री नंबर 97। और एंट्री नंबर 97 से पावर लेके हमने सर्विस टैक्स को पिक्चर में लाया था, बिकॉज 97 इज अ रेसिड्यूअल एंट्री। 97 क्या बोलता है? वो हर एक मैटर जो लिस्ट 2 लिस्ट 3 में नहीं दिए गए, उन सारे मैटर से रिलेटेड पावर आप कहां से ले सकते हैं? 97। अच्छा, 97 किसको पावर देता हूँ? बट ऑब्वियस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता हूँ। किसको पावर देता हूँ बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? 97 किसको पावर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगेन एक्सक्लूसिव राइट आ गया कि वो सारे मैटर जो कि लिस्ट 2 और 3 में नहीं है, उन सबसे रिलेटेड हम लॉ बना सकते हैं। अच्छा, उस टाइम पे हंगामा बहुत हुआ था। उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था ऐसे कैसे, सेल टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? हमारे पास। मतलब गुड्स का जब भी सेल होता है तब टैक्स कौन लगाता है? हम लगाते हैं। तो सर्विस की प्रोविजनिंग के ऊपर भी टैक्स लगाने का पावर किसको मिलना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। बट उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला था। कहा सुनो, तुम्हें पता नहीं है, ये जो सर्विस टैक्स हम लॉन्च कर रहे हैं ना, ये लिमिटेड पर्पस के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हो सकता है कि पब्लिक इसको अपोज कर दे, पब्लिक इसको एक्सेप्ट ही ना करे, और एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? हमें बैकआउट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको याद है, सर्विस टैक्स हमने दबे पाओ मतलब लिमिटेड पर्पस के लिए सिर्फ 3 सर्विस को पहले टैक्सेबल किया था। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे हम वो बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट समझा रही है कि देखो, पहली बात तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी ये भी डाउटफुल है। दूसरा, सिर्फ 3 सर्विस को तो टैक्स कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कलेक्शन होगा? कुछ ही 100 करोड़ ऑफ रुपीस, दैट्स इट। उसमें भी क्या शेयरिंग मांग रहा हो? अभी हमको लेवी कर लेने दो, चार्ज कर लेने दो, इंपोज कर लेने दो। यदि सर्विस टैक्स को पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है नियर फ्यूचर और उसका कलेक्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो दिन है, मतलब 1994 का वो दिन है, और 2011 तक, 2011 छोड़ो, 2016-17 तक एक पैसा हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया। स्टेट गवर्नमेंट वाले बार बार हमारे पास आते रहे, नाक रगड़ते रहे, हमें बोलते रहे कि आपने हमको ये कहा था, हमारे साथ वो रेवेन्यू शेयर करो, है ना? हाँ, कौन सी बात, कब की बात, हमें तो याद ही नहीं है। ला, हमने उन्हें एक पैसा भी उनके साथ शेयर किया क्या? नहीं किया। यू नो व्हाट, सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन था फर्स्ट ईयर 1994 में जब ये दैट इज चार्ज किया गया था पहली बार, उस ईयर में सिर्फ 470 करोड़ रुपीस था, 470 करोड़ ओनली। और जब ये वाइंड अप किया गया, मतलब 2017 1 जुलाई 2017 के पहले तक की यदि मैं बात करूं, तो ईयरली जो इसका कलेक्शन था डेट गो अप टू लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस। इतना ह्यूज रेवेन्यू हो गया था सर्विस टैक्स से। आप समझ रहे हैं बात को? तो स्टेट गवर्नमेंट को हमने सेट असाइड कर दिया, शेयर ही नहीं किया उनके साथ कुछ। आप किसी को एक बार तो धोखा दे सकते हो, बट बार बार दे सकते हो क्या? नहीं। इसका इंपैक्ट देखना आगे क्या होगा। यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई सर? बात तो समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर तो हो गई, बट एक छोटा सा डाउट माइंड में। क्या डाउट है बेटा? पूछ लो। सर डाउट ये है कि आर्टिकल 245 में पावर जो दिया गया वो किसको दिया गया? पार्लियामेंट को। लॉ बनाने का जो पावर दिया गया वो किसको दिया गया? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली। यस, मतलब लॉ बनाएगा कौन? अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन है? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर असेंबली। हाँ बेटा, करेक्ट है। सर इसका मतलब लॉ जो बनाएगा पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली, पावर भी तो उसी को देना चाहिए था आर्टिकल 246 में। बट आर्टिकल 246 में तो किसको पावर दिया गया? सर आर्टिकल 246 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। बहुत नाइंसाफ। आप समझ रहे हो ना? बहुत नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी क्यों है? कि आपने, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, कि आप पावर किसको दे रहे हो? सर हम पावर किसको दे रहे हैं? लॉ बनाने के लिए आपने राइट किसको दिया हुआ है? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली।
बट मैटर सेग्रीगेट करते समय पावर किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। जब लॉ पार्लियामेंट बनाने वाली है तो पावर भी पार्लियामेंट को देना था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दिया आपने? नहीं समझ में आया सर। वो क्या ना, पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेम होती होंगी। अरे नहीं 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 नहीं, दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है। आपको मैं टेक्निकल डिफरेंस नहीं बताता, नॉर्मल वे में हमें समझ में आ जाएगा। जनरली आप मुझे बताइए, आज सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? किसकी है? किसकी है सर? मोदी जी की, मतलब बीजेपी की। परफेक्ट है ना। अब यदि मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट तो मोदी जी की है। यदि मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट, आपने कभी देखी पार्लियामेंट, संसद देखी कभी? कौन बैठे रहते हैं वहां पर? सर वहां पे ना पप्पू, नहीं नहीं पप्पू नहीं बेटा, वहां पे सर बीजेपी भी बैठी रहती है, कांग्रेस वाले भी बैठे रहते हैं, आप भी बैठे रहते हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज के लोग बैठे रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो ओनली एंड ओनली रूलिंग पार्टी, और पार्लियामेंट बोले तो रूलिंग एज वेल एज नॉन रूलिंग, बोथ रूलिंग पार्टी एज वेल एज नॉन रूलिंग पार्टी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ रही है तो फिर आगे की बात सुनिए। होता क्या है पता है? जैसे आप इंटर के एग्जाम दे देंगे, बोथ ग्रुप पास भी हो जाएंगे, उसके बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे। आर्टिकलशिप सपोज आपने जैसे ही ज्वाइन की, बीइंग योर प्रिंसिपल, बीइंग योर मास्टर, मैंने आपको कहा कि चलो ये पार्टी का टैक्स ऑडिट आपको करना है। आप क्या क्या करते हैं पता है आपको? आप वो टैक्स ऑडिट के लिए, टैक्स ऑडिट रन करने के लिए आपने सारे अकाउंट्स आपने चेक किए, फाइनेंशियल फाइनलाइज आपने किए, बैलेंस शीट, P&L सब कुछ आप फाइनलाइज कर रहे हैं, उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी आपने बना लिया, सारा 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 A to Z काम सारा आपने किया। लास्ट में बस आपने मेरे पास लाया और आपने बोला सर एक बार गो थ्रू कर दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने बस ओवरव्यू दिया उसको, जो थोड़े बहुत चेंजेस छोटे मोटे थे वो आपको मैंने बता दिए, और फाइनली उसको अपलोड करके अपनी साइन कर दी, DSC लगा दी उसमें, डिजिटल सिग्नेचर। क्या हुआ आपको समझ में आया क्या? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड सारा काम किसने किया? आर्टिकल ने। मैंने सिर्फ क्या किया? बीइंग अ प्रिंसिपल, सिर्फ साइन करने का नहीं, साइन करने के पहले मैंने कुछ और भी किया। मैंने बस उसको एक बार ऊपर से नीचे तक प्रॉपर्ली चेक कर लिया कि जो उसने किया वो सही है कि नहीं, और जो छोटे मोटे चेंजेस थे वो चेंजेस कर दिए, और लास्ट में फाइनलाइज करके साइन करके अपलोड कर दिया। यही किया ना? सेम वैसा ही यहां पर भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बैक ऑफिस काम करती है। बैक ऑफिस काम मतलब क्या? कौन से मैटर से रिलेटेड लॉ बनाना है ये कौन चूज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप समझो मेरी बात को, क्या किस मैटर से रिलेटेड लॉ बनाना है ये पार्लियामेंट चूज नहीं करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करती है कौन से मैटर से रिलेटेड लॉ बनाना है। जिस मैटर से रिलेटेड लॉ बनाना है उस प्रपोज्ड लॉ में क्या क्या होना चाहिए, प्रोविजंस कैसे रन होने चाहिए, मैटर क्या क्या होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली वो प्रपोज्ड लॉ, दैट इज अ ड्राफ्ट बिल, तैयार करके कहां ले जाती है? अल्टीमेटली पार्लियामेंट। मतलब बैक ऑफिस का पूरा काम किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर डिसाइड करती है, उसके ऊपर डिस्कशन कंडक्ट करती है, प्रोविजंस बनवाती है, उस लॉ में क्या क्या चाहिए वो सारी बातें करते हैं, और उसको ड्राफ्ट बिल तैयार करके, प्रपोज लॉ को तैयार करके हम कहाँ ले जाते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है सर? वो पार्लियामेंट में मतलब जूते, अरे क्या बात कर रहे हो, जूते चप्पल नहीं चलते, वो तो पहले होता था, वीडियो पहले चलते थे। बट आजकल क्या होता है पता है तुम्हें? पार्लियामेंट में उस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पे डिस्कशन किया जाएगा कि अरे ये प्रोविजन ऐसा नहीं, ऐसा छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करवाए जाएंगे, और फिर उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। जब वो पार्लियामेंट से वो ड्राफ्ट बिल अपर और लोअर हाउस से अप्रूव कर दिया जाएगा तो फिर हम उसको कहाँ ले जाएंगे? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जैसे ही उसमें असेंड कर देंगे तो डेट विल बिकम अ लॉ और एक्ट। तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट। सिर्फ लॉ एक्ट हमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, अब कभी भी कुछ भी यूज कर लेते हैं। बेटा लॉ इज अ वेरी 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 ब्रॉडर टर्म, लॉ इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, एक्ट इज वेरी स्मॉल टर्म, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लॉ। लॉ मतलब क्या? लॉ इज अ कॉमन, दैट इज ब्रॉडर टर्म। मैं क्यों बोल रहा हूं? लॉ कंसिस्ट ऑफ एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सबको मिला के एक वर्ड यदि मैं दूं तो इट इज अ लॉ, और एक्ट इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ लॉ। क्लियर है? क्लियर है? तो समझ में आया कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है ताकि वो सारे बैक ऑफिस काम कर ले, बट लॉ एक्चुअल में कहां पे पिक्चर में आएगा? पार्लियामेंट में। बनाएगा कौन? पार्लियामेंट। यहां तक की बात क्लियर है सर? यहां तक तो बात समझ में आ गई। थोड़ा और आगे बढ़े? हाँ जी सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे माइंड में ना अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको याद है 2011 में, सबसे ऊपर आ जाइए, 2011 में वी आर रेडी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अब मुझे बताइए 2011 में हम जीएसटी के लिए रेडी हो चुके थे, तो अब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जीएसटी से रिलेटेड मुझे एक्ट बनाना पड़ेगा।
जीएसटी के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक्ट बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा सर, एक्ट बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लगेगा। फटाफट बोलते चलो बेटा, एक्ट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा सर, एक्ट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लगेगा। अब नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया था? क्या जीएसटी के लिए एक्ट बना, जीएसटी को चार्ज करने के लिए, इंपोज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो एक्ट हमें बनाना है, उस एक्ट बनाने के लिए क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया था? क्या जीएसटी से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर हमारी लिस्ट में दिया गया था? अच्छा बताओ, सब्जेक्ट मैटर जो पावर है वो कहां दिया गया? सर वो दिया गया आर्टिकल 246। आ जाओ आर्टिकल 246। अब जीएसटी मुझे लेवी करना है, चार्ज करना है, इंपोज करना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे एक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड, लेवीड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई भी टैक्स को लेवी और कलेक्ट करने के लिए आपको अथॉरिटी ऑफ लॉ क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो अथॉरिटी ऑफ लॉ जो है, वो अथॉरिटी ऑफ लॉ कैसे क्रिएट की जाएगी? बाय मेकिंग अ लॉ, बाय मेकिंग अ एक्ट। और एक्ट बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? पावर। पावर कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7 शेड्यूल के आर्टिकल 246 से। कितनी लिस्ट है? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। जब मैं लिस्ट 1 में जाके देखता हूं बेटा, ध्यान से सुना, जब मैं लिस्ट 1 में गया तो लिस्ट 1 में कोई भी ऐसा मैटर नहीं था जो जीएसटी के लिए बनाया गया। मैं लिस्ट 2 में गया, लिस्ट 2 में भी कोई भी मैटर नहीं था। लिस्ट 3 में गया, लिस्ट 3 में भी कोई मैटर था क्या? लिस्ट 3 में तो टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। मतलब आर्टिकल 246 में जीएसटी को चार्ज करने के लिए, इंपोज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कोई पावर दिया ही नहीं था। जीएसटी से रिलेटेड कोई मैटर था क्या? नहीं। सर 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 वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बेटा बताओ तो जरा। सर वो हमने पढ़ा था ना कि यदि कोई मैटर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया हो तो उससे रिलेटेड राइट कहां से ले सकते हैं? 97। तो पार्लियामेंट ने कहा, क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि फ्रॉम द एंट्री नंबर 97 हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर विड्रॉ करते हैं और जीएसटी के लिए लॉ बना देते हैं। अब थोड़ा सा मैं यदि आपको जीएसटी का बैकग्राउंड समझाऊं, जीएसटी का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझाऊं, तो आपको याद होगा जब मैं इनिशियली बात कर रहा था तो मैंने क्या कहा? अर्लियर हमारी कंट्री में कौन कौन से टैक्सेस चल रहे थे? सर अर्लियर यदि हम बात करें तो हमारी कंट्री में बेसिकली जो टैक्सेस चल रहे थे कौन कौन से थे? सर एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, सर सर्विस टैक्स हुआ करता था, सर वैट हुआ करता था, सर सीएसटी होता था, सर एंट्री टैक्सेस होते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स होते थे, एटसेट्रा। एटसेट्रा भी फॉर अ टाइमिंग एटसेट्रा लिखो, खत्म करो। मल्टीपल और भी बहुत सारे टैक्सेस है सर, ये सारे टैक्सेस हमारी कंट्री में होते थे। अच्छा, जीएसटी के आने से क्या ये सारे टैक्सेस रिप्लेस हो चुके हैं? हाँ जी सर, जीएसटी के आने से ये सारे टैक्सेस रिप्लेस हो रहे हैं। अब मुझे बताइए इनमें से आउट ऑफ डेट ऑल द टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता था? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट। वैट, सर वैट जो था वो तो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर था। सीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट का मैटर, एंट्री टैक्स भी बोलते जाओ स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, इंटरटेनमेंट टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जीएसटी जो है, जीएसटी में जो टैक्सेस हम सब्स्यूम्ड कर रहे हैं, जो टैक्सेस को हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें से कुछ टैक्सेस सेंट्रल लेवल के थे और कुछ टैक्सेस स्टेट लेवल के थे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब आज पार्लियामेंट, आज सेंट्रल गवर्नमेंट आके आपको बोल रही है कि हम जीएसटी पिक्चर में लाते हैं, क्योंकि आज इट्स अ नीड ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को फर्दर डेवलप करने के लिए, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और अब फर्दर यदि मुझे डेवलपमेंट करना है, अपने कंट्री की जीडीपी बढ़ानी है, तो मुझे जीएसटी पिक्चर में लाना ही पड़ेगा। सारे स्टेट गवर्नमेंट वाले भी कन्विंस थे, हाँ जीएसटी पिक्चर में आना ही चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैंने कहा कि जीएसटी पिक्चर में आना चाहिए, ऑल ऑफ यू आर एग्री फॉर दैट? हमने कहा हाँ जी। तो हमने कहा ये जीएसटी के रिलेटेड, जीएसटी को लेवी करने के लिए, चार्ज करने के लिए, इंपोज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हमें पावर दिया है क्या? पावर तो नहीं दिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो नहीं दिया गया, क्योंकि जब मैं आर्टिकल 246 की लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जाता हूं तो क्या कोई भी ऐसी एंट्री है जो सिर्फ जीएसटी के बारे में बात करती है? नहीं। तो हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं सबको क्या बोल रहा हूं? डू वन थिंग कि जीएसटी हम बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 97 ले आते हैं। क्या? बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 97 ले आते हैं। 97 क्या है बेटा? 97 ऑफ लिस्ट 1, दैट इज अ रेसिड्यूरी एंट्री। कौन सी एंट्री है? रेसिड्यूरी एंट्री। तो एंट्री नंबर 97 से हम पावर लेते हैं, और पावर लेके जीएसटी से रिलेटेड हम क्या बनाते हैं? एक्ट बनाते हैं। अब मुझे बताओ क्या स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार हो जाएगी? सोच के बोलो। याद है सर्विस टैक्स में इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, धोखा धोखा धोखा। अब स्टेट गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं ऐसे कैसे? जीएसटी के आने से क्या स्टेट लेवल के भी कुछ टैक्सेस सब्स्यूम्ड होने वाले? सब्स्यूम्ड मतलब रिप्लेस होने वाले? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी,
रिप्लेस होने वाले। तो हमने कहा जब हमारे टैक्सेस रिप्लेस हो रहे हैं इसका मतलब हमारी रेवेन्यू भी जा रही है, और आप बोल रहे हो कि सारी की सारी रेवेन्यू कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वी आर नॉट रेडी फॉर इट। आप समझ 2011 में क्या चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एंट्री नंबर 97 से पावर लेके हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली पावर नहीं दिया गया। बट स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं ऐसे कैसे? इसका मतलब सारा का सारा एक्सक्लूसिव राइट किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट के पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। क्या जीएसटी के आने से सिर्फ सेंट्रल लेवल के टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो रहे हैं? नहीं, स्टेट लेवल के टैक्सेस भी सब्स्यूम्ड हो रहे हैं। जब सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल दोनों के टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी जाने वाली है। तो सिर्फ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दिया जाए? हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, अब जीएसटी लाने तो दो। हम क्या करेंगे, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगी ना, जीएसटी से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगी उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। आफ्टर कलेक्शन ये रेवेन्यू को हम स्टेट्स में 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपकी रेवेन्यू हम पर हुई नहीं। स्टेट गवर्नमेंट, हाँ हमको पता है लास्ट टाइम भी तुमने क्या किया था, धोखा दिया था सर्विस टैक्स के। लास्ट टाइम मतलब सर्विस टैक्स के समय हमें कहा था कि हम रेवेन्यू शेयर करेंगे, और बाद में क्या दिखाया हम? कुछ भी नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। हम बार बार आते रहे, हर साल आते रहे। आप समझ रहे हो बात को? तो स्टेट गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि हम इसके लिए रेडी नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या बोल रहे हैं? एक काम करो, जीएसटी हमको लेवी करने दो। स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या बोल रहे हैं कि जीएसटी हम लेवी करेंगे, चार्ज करेंगे, इंपोज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए एंट्री बनाई जाए। क्या इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी? अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हमारी रेवेन्यू भी तो एम्पर हो रही है, हम आपको पूरा राइट कैसे दे दे? नहीं चलेगा ऐसा। मतलब दोनों के बीच में ना कोल्यूजन हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सेंट्रल बोल रहा है हम लेवी करेंगे, स्टेट बोल रहा है हम लेवी करेंगे। यू नो व्हाट, जीएसटी इज जनरली आपने सुना होगा यूनिफॉर्म टैक्स। यस, यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम है। मतलब कोई भी एक लेवी करता है, चार्ज करता है, इंपोज करता है। मैक्सिमम कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिस्टम ही इंस्टॉल किया गया है। अब यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और कोई करेगा क्या? नहीं। बट इंडिया में वो पॉसिबल ही नहीं था। सेंट्रल बोल रही हम करेंगे तो उसके लिए स्टेट तैयार नहीं है, और स्टेट बोल रही हम करेंगे उसके लिए सेंट्रल तैयार नहीं है, और दोनों को तैयार होना पड़ेगा तभी तो जाके एक्ट पास करवा पाएंगे। तो अल्टीमेटली करे तो करे क्या? ये आपस में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया, जिसके चलते 2011, 12, 13 निपट गया। 2013-14 में तो इलेक्शन ही था, फिर इलेक्शन आ गया। 2014 तक तो हमने ऐसा निपटा दिया। उसके बाद हमारी नींद खुली, तो हमने बोला चलो दोनों एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। ना आप मानने को तैयार हो, ना सेंट्रल गवर्नमेंट मानने को तैयार है, ना स्टेट गवर्नमेंट मानने को तैयार है, तो बीच का एक रास्ता निकालते हैं। एक काम करते हैं, दोनों लेवी करते हैं, दोनों चार्ज करो, दोनों इंपोज करो। वैसे भी बर्डन तो कस्टमर के ऊपर ही आना है ना। आप भी लेवी करो, हम भी लेवी करते हैं, दोनों 50-50% लेवी करेंगे, और आपस में जो भी रेवेन्यू है, जिसका जो रेवेन्यू वो आ जाएगा। सिंपल। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है? तो अब क्या हुआ कि चलो एक बात हमको समझ में आ गई, दोनों के बीच में एक सहमति बन गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी करेगी। 2014 में ये बात हमारी कंफर्म हो गई। 2014 में एक सहमति दोनों में बन चुकी है, और वो सहमति क्या है कि हाँ ठीक है, आप भी लेवी करना, हम भी लेवी करेंगे, दोनों कॉन्करेंटली, साइमल्टेनियसली, फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसा होने जा रहा है कि दोनों एक ही टैक्स को एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर साइमल्टेनियसली लेवी करेंगे, चार्ज करेंगे, इंपोज करेंगे। अब दोनों को क्या रेवेन्यू कलेक्शन दोनों का होगा? यस होगा। तो दोनों तैयार है? यस तैयार है। बट एक बहुत बड़ा इशू आ गया। क्या? कोई भी टैक्स लेवी करने के लिए आपको क्या लगता है? पावर। पावर कहां है? हम कहां पे गए वापस से? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में जब हम गए तो हमने देखा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 लिस्ट है। तीनों लिस्ट में कहीं पर भी जीएसटी से रिलेटेड पावर था? नहीं। तो हमने बोला चलो 97 से पावर ले लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि 97 एक्सक्लूसिव राइट किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जबकि हमें तो जो जीएसटी लेवी करना है वो कैसा करना है? कॉन्करेंट। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 तो हमारे लिए यूजलेस हो गई। तो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, एंट्री नंबर 3, सॉरी लिस्ट नंबर 3 में एक नई एंट्री डेवलप कर देते जीएसटी के लिए, ताकि कॉन्करेंट पावर मिल जाए। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, बेवकूफ मत बनाओ हमें। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही है? बेवकूफ मत बनाओ हमें। कॉन्करेंट लिस्ट में यदि आपने कोई मैटर इंट्रोड्यूस किया तो नो डाउट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को पावर दिया, बट उसमें भी ज्यादा पावर किसका है? सेंट्रल का। तो कभी भी आगे चल के आप आवाज उठा सकते हो और हमें सेट असाइड कर सकते हो। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। या वैसे भी यहाँ पे टैक्स रिलेटेड कोई मैटर है क्या? यहाँ पे टैक्स रिलेटेड मैटर वैसे भी नहीं है। और चलो एक बार के लिए मैं इंट्रोड्यूस भी करना चाहूं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम अमेंड कर सकते हैं? यस, अमेंड कर सकते हैं। विद द 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो।
तो अमेंड करके यदि मैं नई एंट्री भी डेवलप कर दूं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावर दिया गया है उसमें ज्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। तो कभी भी आगे चल के वो स्टेट गवर्नमेंट को सेट असाइड कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होने वाली है क्या? नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 246 इज नॉट इनफ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आर्टिकल 246 इज नॉट इनफ टू गिव पावर फॉर चार्जिंग जीएसटी कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आर्टिकल 246 is not enough. That is the reason we required amendment in our Constitution of India to introduce GST. GST इंट्रोडक्शन तो बाद में होगा, उसके पहले उसकी तैयारी तो करो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड तो करो, तब जाके हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए बिल लाया 2014 में। यहां तक की बातें क्लियर है? तो अभी एज ऑफ नाउ अभी तक क्या होता था आप जानते हो? एज ऑफ नाउ यदि मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ अभी तक जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने आज तक जितने भी टैक्सेस लेवी किए गवर्नमेंट ने, वो सारे के सारे टैक्सेस को लेवी करने के लिए हमारे पास जो पावर था वो कहां से मिलता था? जैसे यदि मैं आपसे बात करूं अदर टैक्सेस, सब्जेक्ट मैटर, ऊपर लिख दो सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन। तो जितने भी सब्जेक्ट मैटर है टैक्सेशन के, उन सबसे रिलेटेड उन सबसे रिलेटेड जो राइट हमें दिया गया था, वो राइट कहां दिया गया था बताओ तो जरा। सर वो राइट बेसिकली दिया गया था आर्टिकल 246 में। करेक्ट है ना? करेक्ट है बेटा? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस सर। तो अदर टैक्सेस की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अदर टैक्सेस। अदर टैक्सेस जितने भी टैक्सेस थे उन सब के लिए जो हम राइट लाते थे, वो राइट कहाँ से लाते थे? सर वो राइट हमें मिलता था आर्टिकल 246 7 शेड्यूल से। और कैसे राइट मिलता था? सर एक्सक्लूसिव राइट था। एक्सक्लूसिव राइट। यू नो व्हाट, आज तक मतलब 1 जुलाई 2017 के पहले तक, अप टू 30 जून 2017 तक इंडिया में जो भी टैक्सेस लेवी हुए हैं, चार्ज हुए, इंपोज हुए, कलेक्ट हुए, ऑल टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिविटी। मतलब या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। अप टू 30 जून 2017 एक भी ऐसा टैक्स नहीं था जो कॉन्करेंट साइमल्टेनियसली सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों लेवी कर रही हो। क्लियर है बात समझ में आई? तो हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट होता था, और ये एक्सक्लूसिव राइट हमें देता कौन था? या तो लिस्ट 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, या फिर लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बेसिकली हमने यूनियन गवर्नमेंट को पावर देके रखा था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देके रखा था, और लिस्ट 2 में हमने क्या दिया था? स्टेट गवर्नमेंट को पावर देके रखा था कि वो लॉ बना सकते हैं। हाउएवर इफ यू विल टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, यदि मैं जीएसटी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा मैं? यदि मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी के लिए जो पावर है वो हमें आर्टिकल 246 से नहीं मिला है। इसके लिए तो हमें एक नया आर्टिकल बनाना पड़ा, नॉट एक्ट, आर्टिकल बनाना पड़ा बाय अमेंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड दैट न्यू आर्टिकल इज आर्टिकल 246, जिसमें 246A सॉरी, आर्टिकल 246A, जिसमें हमने एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिया है, जिसमें हमने कॉन्करेंटली राइट दिया है। टू यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया? समझ में आई यहाँ तक बात है? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई यहाँ तक? बात समझ में आई? सब्जेक्ट मैटर की यदि मैं बात करूँ तो आज तक मतलब अप टू 30 जून 2017, आज तक जब भी कोई भी टैक्स हमने लेवी किया, चार्ज किया, इंपोज किया, तो उसका पावर मुझे कहाँ से मिलता था? सर उसका पावर हमें मिलता था आर्टिकल 246 से, इधर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एज द केस में भी। बट फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने जो टैक्स लेवी किया है, चार्ज किया है, इंपोज किया है ऑन 1 जुलाई 2017, उसका पावर हमने आर्टिकल 246 से ना लेते हुए, एक नया आर्टिकल उसके लिए इंट्रोड्यूस किया है। एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 246A। कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया? आर्टिकल 246A। और वहां से हमने कॉन्करेंट पावर दिया। कैसा पावर दिया है? कॉन्करेंट राइट दिया है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर गोइंग टू चार्ज टैक्सेस कॉन्करेंटली। आज तक इंडिया में कभी भी कॉन्करेंट टैक्सेस नहीं लेवी हुए थे।
पहली बार ऐसा जीएसटी के आने से ना बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम हुई हैं, उसमें से ये दो चीजें भी फर्स्ट टाइम थी कि पहली बार हमने पावर कहां से लिया, आर्टिकल 246 ए से लिया, 246 से नहीं लिया। दूसरा, पहली बार वी आर गोइंग फॉर कॉन्करेंट टैक्सेस, कॉन्करेंट पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया गया। तो क्या अब आपको समझ में आया कि 2011 से लेके 2014-15 तक हम क्या करते रहे। अच्छा 2014 की भी बात नहीं, अभी तो 2014 में हमें समझ में आ गया कि बेटा जीएसटी जो है वो हमको ड्वेल जीएसटी लाना है। कैसा जीएसटी लाना है? इंडिया में जो जीएसटी बेटा वो कैसा जीएसटी है? ड्वेल जीएसटी। सर ड्वेल जीएसटी का मतलब क्या हुआ बेटा? ड्वेल जीएसटी का मतलब ये है कि इंडिया में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती, यूनिफॉर्म जीएसटी नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती, सेम ट्रांजैक्शन को सेंट्रल एज वेल स्टेट दोनों गवर्नमेंट चार्ज करती है। इसका मतलब इंडिया में जो जीएसटी दिया गया है दैट इज अ ड्वेल जीएसटी। अब यदि ड्वेल जीएसटी के लिए हमने एग्री कर लिया, सेंट्रल और स्टेट ने आपस में तो एग्री कर लिया ड्वेल जीएसटी के लिए, अब उसके लिए जो लॉ बनाना है, लॉ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो डेट वो पावर हम डेवलप कर सके। दैट इज द रीजन हमने इसके लिए क्या लाया था? बिल। और वो जो बिल लाया उस बिल को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 में हमने लाया। कब लाया बेटा? 2014। और सब्सिक्वेंटली इसका अप्रूवल किया गया, ये पास किया गया पार्लियामेंट में, और पास होने के बाद ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। बिल लाया कब? 2014 में। पास कब हुआ? 2016 में। अब समझ में? 2011 से 17 तक हमने क्या किया? 2016 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, मतलब अब चेंजेस, रिक्वायर्ड चेंजेस हुए फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो यदि अब आपको बात समझ में आ रही होंगी तो मुझे बताओ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अमेंडमेंट्स या चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कैन वी से दैट existing article 246 gives power to the central government and state government exclusively. However, in GST we are going to charge taxes on concurrent basis. मतलब क्या? Simultaneously by union as well as state governments on the same transaction of supply of goods or service or both. However, article 246 is not enough to give concurrent power. That is the reason we need amendment in our constitution to make this happen. यही कारण है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया। यू नो व्हाट, जनरली बाकी फॉरेन कंट्रीज के आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना तो बहुत रेयर अमेंडमेंट हुआ, हार्डली 2-3 बार 4 बार अमेंडमेंट आप देखेंगे। इंडिया में 100 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका है। सुन में, दिस वन इज द 101st अमेंडमेंट। ये कौन सा बिल जो था वो कौन सा था? 122nd बिल था, ठीक है। और एक्ट जो बना वो कौन सा? 101st एक्ट। सर नहीं समझ में आया। यदि लैंड एक्विजिशन बिल लाया तो लैंड एक्विजिशन एक्ट ही बनेगा ना। यदि आपने 122nd बिल लाया है तो 122nd एक्ट बनना चाहिए था। 101st कैसे बना बेटा? ये ऐसे बना कि आज भी पार्लियामेंटल लेवल पे बहुत सारे बिल पेंडिंग है। बहुत सारे मतलब कितने बिल पेंडिंग है? 21 बिल आज भी पेंडिंग है। दैट इज द रीजन वो 21 बिल के पहले जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नंबर आ गया। यही रीजन है कि इसका जो एक्ट बना वो कौन सा है? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें हमने जो चेंजेस किए वो क्या क्या चेंजेस किए? हमने बाय वर्च्यू ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए। और उस सीरीज में जो सबसे पहला आर्टिकल था दैट इज आर्टिकल 366(12)(a). आर्टिकल 366(12)(a), दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या होता है ये यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया। उसके बाद जो नया आर्टिकल था दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 246(a), विच सिंपली गिव अ कॉन्करेंट पावर टू लेवी जीएसटी। अभी आप सिर्फ आर्टिकल में मैंने लिखवा दे रहा हूं क्या है, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले, डोंट वरी। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल 269(a), अगेन न्यू आर्टिकल, जिसमें बात की गई लेवी कलेक्शन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ जीएसटी, रादर आईजीएसटी।
क्या होता है IGST करेंगे बात, अब चलने दो, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 279A, जिसमें GSTC के बारे में बात की गई। सर GSTC क्या होता है देखेंगे, डोंट वरी। और भी बहुत सारे आर्टिकल नए इंट्रोड्यूस किए गए, बट वो हमारे इतने काम के नहीं है। हाँ, बट सम अदर चेंजेस, some changes in article 246, that is schedule 7। शेड्यूल 7 में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है। अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जो हम पढ़ेंगे आज नहीं कल। समझ में आई यहाँ तक बातें, क्लियर है? ओके, सो गैस इतना कंप्लीट करने के बाद वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द आर्टिकल 366 12A से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 246 से 269A 279A और सम अदर चेंजेस, सारे के सारे सीक्वेंस में लिंकेज के साथ है, ठीक है? ओके, सो गैस थैंक यू वेरी मच।